2019 के आसपास मैं अपने पीक पे पहुंच गया था। मतलब इतना पीक पे कि शायद 2019-20 में हम लोग एक दिन में 50-50 लाख की सेल मार रहे थे। बच्चे होते हैं ना, शैतान होते हैं। तो मैंने टीचर के लिए लिख दिया, मैंने कहा दम है तो मार्क्स दे के दिखाना है इसमें। लिख दिया आपने? हाँ। नीरज अरोड़ा सर सिर्फ ऑडिट रटवाते हैं। भाई मैं 150 घंटे इंटर का ऑडिट पढ़ाता हूँ, अगर रटवाना होता मेरे को 40 घंटे लगते हैं। P1 का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा मई 2005 में, एंड उसमें मेरा ब्रेकअप हो गया था, तो मैंने एग्जाम ही नहीं दिया वो। जब मैं शुरू में यूट्यूब पे आया था तो मुझे कोई ऐसे हेट कमेंट आता था, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार क्यों लिख दिया। अब कोई आता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में मच्छर आ गया, मुझे भगाना है इसको। आपका डेटा उन्होंने खरीदा है, कहाँ से खरीदा है वो छोड़ दो, लेकिन ये खरीद के बच्चों को स्पैम करना ये एथिकल है क्या? मेरे पास कॉल आ गया था, मैंने इंटरमीडिएट चूज किया, तुरंत मेरे पास एक लेडी का फोन आता है, मैं सी अंजलि में ये मैं आपको पास कराऊंगी, गाइडेंस दूंगी। जब उसने लाइन बोली ना, मैंने कहा अब तो तेरा इंटरव्यू मैं लूंगा। मैं उससे बुलवा के माना कि वो सीए नहीं है, वो झूठ बोल रही है। कि आप सीए नहीं लगाते अपने नाम के आगे, क्या रीज़न है इसका? रीजन बहुत सिंपल है यार। मैं कभी आपने ये सोचा है कि जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं और जो स्टूडेंट्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जो होते हैं वो होता है नंबर ऑफ रिविजन्स का, राइट मेंटोरशिप ना मिल पाना, टेस्ट सीरीज ना देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने डेली टारगेट्स अचीव ना कर पाना। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिससे आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, यस, ये सीए स्टूडेंट्स के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन बैंक, मतलब हर एक वो चीज जिनसे आपकी प्रिपरेशन बनती है और भी स्ट्रॉन्ग। इन द लास्ट अटेम्प्ट 94% ऑफ देयर स्टूडेंट्स पास्ड बाय देयर 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस एंड टेस्ट सीरीज। डेली इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग होती है, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, 16 फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जहां पे आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक मिलते हैं और भी बहुत कुछ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देयर इज अ 100% रिफंड पॉलिसी। 21 सीट्स का बैच होता है विच गेट फिल्ड वेरी वेरी फास्ट, सो डू रजिस्टर नाउ बिकॉज न्यू लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम जनवरी 2026. So after watching this podcast, don't forget to check this platform by clicking the link in the description, and you can use my code Shubham for extra discount. So now enjoy this amazing fun conversation episode. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड शुभम, आल्सो सीए फाइनल स्टूडेंट। तो आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट है ना यार, वो मतलब सीए इंडस्ट्री के ओजी हैं, हम ये कह सकते हैं। सो स्वागत है सर, नीरज सर, कैसे हो सर आप? थैंक यू सो मच शुभम, बहुत बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिल के। एंड भाई ओजी तो पता नहीं बट मेहनत पूरी कर रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली मेरी बहन भी, बड़ी वाली बहन भी सी है, तो उनके टाइम में भी मतलब आपकी क्लासें वो देखती थी, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है सर आज सामने देख कर। तो सर सबसे इस पॉडकास्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सर आपने वॉरियर देखी क्या? नहीं यार, मैंने नहीं देखी, मुझे आइडिया भी नहीं है। सॉरी, मतलब अगर कुछ मैंने मिस कर दिया तो। एक्चुअली क्या है सर, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है सी स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके। वो मेरे चैनल पर ही है, यूट्यूब पर। ओके। 20 मिनट की है बस। ओके। तो अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखना सर। डेफिनेटली ज़रूर चेकआउट करूँगा। तो सर आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हो, मतलब फरीदाबाद? हाँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ भाई। गढ़ी नाम की एक जगह है, गढ़ी बोलते हैं उसको। श्रीनिवासपुरी साउथ दिल्ली के आसपास एक जगह है, तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ था। उसके बाद सरिता विहार में रहा कुछ समय। सरिता विहार भी अगेन साउथ दिल्ली में ही है बिल्कुल। अभी आप जब आ रहे होंगे तो आपको रास्ते में मिला भी होगा। एंड उसके बाद 2007-08 में मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। मैं इस जगह को प्यार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद बुलाता हूँ। आज आपने आते हुए देख लिया होगा कि कितने सारे, पता नहीं आप कौन से रास्ते से आए हो, अदरवाइज हम तो भाई इंसान को सारे प्लैनेट्स घुमा देते हैं। ओमिक्स वाले रास्ते से आया हूँ। हाँ, तो हम तो इंसान को सारे प्लैनेट्स घुमा देते हैं। अगर आप सेक्टर से होते आते हैं तो आपको हम मून के दर्शन कराते हैं। वहाँ पे इतने बड़े बड़े हमने गड्ढे बना रखे हैं कि बंदे को मून का एहसास हो जाए। थोड़ी सी बारिश में और आते तो हम आपको वेनिस का एहसास दिलाते हैं कि आपकी गाड़ी आराम से तैर के आए, उसकी कैपेबिलिटीज़, स्विमिंग कैपेबिलिटीज़ जो है चेक हो जाती है। सर थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ ना कि स्कूलिंग कैसी थी आपकी, कहाँ से करी और क्या? स्कूलिंग बहुत मज़ेदार थी यार, जो किया एंजॉय किया। एक लोकल स्कूल होता था ग्लोरी पब्लिक स्कूल के नाम से, सरिता विहार में ही। उसमें मैं पढ़ा 8th क्लास तक, और सच बताऊं तो 9th और 10th भी उसमें ही पढ़ा था। लेकिन उसमें पढ़ते हुए भी मैं किसी और स्कूल में था। कैसे? क्योंकि हमारे जो स्कूल था वो 10th तक रिकग्नाइज़ नहीं था, तो उसने किसी और स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि भाई बच्चे हम लाएंगे, आपका स्कूल का नाम दे देना, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे। तो मेरी शायद जो 10th क्लास की मार्कशीट है उस पर लॉर्ड महावीरा स्कूल करके है, कोई नोएडा में, उसके उस स्कूल से है, लेकिन मैं पढ़ता किसी और स्कूल में था। तो ये हालात थे। क्लास 10th में हम लोग 8 बच्चे हुआ करते थे, 8 या 10 बच्चे हुआ करते थे मेरे ख्याल से पूरी क्लास के अंदर। बस यार, हमारी कोई स्कूलिंग ऐसे कोई भाई
एक्स्ट्रा ऐसे कोई करिकुलर हाँ हो रहा मतलब है नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है हमें का नहीं पता उसका, हमारा करिकुलर क्या था वही नहीं पता था हमें। राइट, हम टीचर से डाउट पूछ लेते थे तो वो जाती थी, फिर जाके वो नंदलाल दयाराम कुंग जी से देख के आती थी, फिर बताती थी हमें कि ये आपके डाउट का आंसर है। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड बैच होगा हमारा क्लास 10th का हमारे स्कूल का। तो 10th क्लास मैंने वहाँ से करी एंड देन 11th में भाई शौक था साइंस लूँगा साइंस लूँगा साइंस लूँगा। तो बीटेक वालों का बोलबाला तब भी होता था कि बीटेक कर लो बीटेक कर लो। तो मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ कर ली। एक स्कूल में गया, वहाँ पे वो टेस्ट वगैरह दिया, उन्होंने बोला साइंस नहीं देंगे कॉमर्स देंगे, तो मैंने बोला मेरे को तो साइंस ही चाहिए। फिर मैं दूसरे स्कूल में गया तो वहाँ साइंस मिल गई मुझे। मेरे पास था पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको मैथ्स। साइंस चाहिए थी मतलब? हाँ साइंस ठीक है। साइंस स्ट्रीम चाहिए थी मुझे। तो मैंने पीसीएम लिया। अब भाई 10th से 11th में ना जब मैं शिफ्ट हुआ, मतलब एक बहुत छोटे से स्कूल से अचानक से एक बहुत बड़े स्कूल में गया मैं, तो मेरे लिए कल्चरल शॉक भी था कि एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, कहाँ 8 बच्चे कहाँ 50 बच्चे। और 8 बच्चों में ना क्या होता है कि एक बहुत क्लोज ग्रुप हो जाता है, लेकिन 50 बच्चों में क्या होता है भाई किसी को कुछ लेना देना नहीं है। राइट, तो एक कल्चरल शॉक था, चीज़ें पता नहीं थी, टीचर्स उतना ध्यान भी नहीं देते थे। हमारे जो 8 बच्चे वाले टीचर्स थे हमें 5 तो टीचर पढ़ा रहे हैं, 8 बच्चों को 5 टीचर पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट के, वहाँ पे भाई एक टीचर 50 बच्चों को एड्रेस कर रहा है। तो वो एक चैलेंज था मेरे लिए। और बिल्कुल मुझे लगता था मुझे साइंस समझ नहीं आ रही है, मुझसे कुछ होता ही नहीं था। एंड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था मेरा, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम था, यही अगस्त सितंबर की बात होगी 2002 की। राइट, तो मैंने अपने पेपर को देखा, मुझे लगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है भाई इसके अंदर। तो मैंने हाँ यार बच्चे होते हैं ना शैतान होते हैं, तो मैंने टीचर के लिए लिख दिया, मैंने कहा दम है तो मार्क्स दे के दिखाना है इसमें। लिख दिया हाँ आपने? आज कहते हुए बहुत बुरा लगता है भाई, प्लीज़ कोई ऐसा करना मत, अपने खासकर सी एग्ज़ाम में तो बिल्कुल मत करना, 3 साल के लिए बैन हो जाओगे। तो लिख के भाई मैं आ गया। अब जब मार्क्स भी लिख दिए जब उन्होंने? बारी आई ऐसे अनाउंसमेंट मार्क्स वार्क्स की, तो एक दिन प्रेयर्स होती है ना सुबह सुबह, जो असेंबली होती है, तो हमारी असेंबली होती थी, वो उसे बोलते थे टाट पट्टी, ऐसे बिछी होती थी वो, एक दरी से बिछी होती थी, और उसके बाद हम सब बैठ के भाई अपनी असेंबली कर रहे हैं। राइट, तो अचानक से नाम अनाउंस होता है कि नीरज अरोड़ा क्लास 11th है, ज़रा स्टेज पे आ जाए। अब मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे स्टेज पे बुलाया जा रहा है। तो हमारे केमिस्ट्री के टीचर होते थे कृष्ण गोपाल सर। राइट, अब कृष्ण गोपाल सर ने भाई बुलाया और ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं ये है नीरज अरोड़ा क्लास 11th है, इनके केमिस्ट्री में 1 नंबर आया 100 में से। अच्छा, तो मैंने कहा एक कैसे दिया सर? कहते तूने तो लिखा था दम है तो मार्क्स दे के दिखाओ। दे दिया तो उन्होंने marks? 1 नंबर दे दिया भाई। तो ये हालत थे मेरे साइंस में, एंड ऑब्वियसली फेल हो गया फर्स्ट टर्मिनल में। और उसके बाद मुझे लगा कि अब कॉमर्स ट्राई कर लेता हूँ यार। राइट, तो बीच टर्म में मैंने साइंस को जो है वो ड्रॉप किया, और कॉमर्स में शिफ्ट होने से पहले 10 दिन मैं अपने फादर के साथ जाके उनकी शॉप पे बैठने लग गया। मुझे लगा था मैं शायद पढ़ाई जो है वो छोड़ दूंगा। राइट, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, बट समहाउ वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मेरे फादर के ऑफिस के साथ में बिल्कुल, तो उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। उनकी मोटिवेशन बड़ी डिफरेंट थी, आज सुनते हुए बोलते हुए अजीब लगता है कि उन्होंने बोला बेटा 12वीं कर ले, दहेज अच्छा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने 11th के मिड में कॉमर्स ली थी? यस, 11th के यही अगस्त सितंबर का टाइम था जब मेरा फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होते थे। अब पता नहीं कब इसी टाइम पे होते हैं या किसी और टाइम पे होते हैं। तो मैंने तब साइंस ड्रॉप कर दी, 10-15 दिन में गया ही नहीं स्कूल। फिर वो उन्होंने ही मुझे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने मोटिवेट किया कि तू जाके कॉमर्स ले ले, एटलीस्ट 12th क्लियर कर ले। तो मैंने जाके स्कूल में, उसी स्कूल मैंने रिक्वेस्ट करी, और फिर मुझे जो है वो साइंस से कॉमर्स के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। कॉमर्स की मुझे पहली क्लास बड़ी अच्छे तरीके से याद है, क्लास 11B, और मैं 3 रोज़ थी ऐसे बेंचेस की, मैं मिड रो में पीछे की तरफ बैठा हुआ हूँ, और मैडम जो है डेप्रिसिएशन पढ़ा रही थी, हमारी टीचर जो है शालिनी अरोड़ा नाम था उनका। तो शालिनी अरोड़ा मैम डेप्रिसिएशन पढ़ा रही थी, और कोई मशीनरी अकाउंट बना हुआ था, तो एक तरफ डीआर एक तरफ सीआर, तब उस तरह की अकाउंटिंग वगैरह बिल्कुल एकदम चौक से एकदम बना के चल रही थी। तो मेरे साथ एक दोस्त बैठा था, मतलब एक लड़का बैठा था, मैंने उससे बोला भाई मैंने साइंस छोड़ दी है, डॉक्टर कंपाउंडर पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? तो मेरे लिए डीआर और सीआर, मतलब सोचो ना फर्स्ट क्लास में जाके बैठा हूँ, और बिल्कुल एकदम डेप्रिसिएशन का चैप्टर, वो भी बीच में से चल रहा है। मुझे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी आती, मुझे कुछ नहीं, कुछ मुझे आइडिया ही नहीं है अकाउंट्स क्या होता है, मुझे आइडिया ही नहीं है। बस DK गोयल सर की बुक थी सामने, वो किसी से दोस्त से लेके मैं पढ़ रहा था। अब कहाँ से समझ आएगा जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है? तो बहुत हंसे बच्चे उस समय कि भाई देखो ये साइंस के जो है वो डम बच्चों को निकाल के कॉमर्स में जो है भेज दिया गया है। किसी तरह से 11th क्लास भाई धक्के से पास हुई, बहुत धक्के से, शायद 40-45% मार्क्स आए होंगे मेरे। राइट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे नहीं, कुछ समझ नहीं आता था, धीरे धीरे कैचअप करने की कोशिश करी। और इन सब में ना पता है क्या, मेरी गलतियाँ तो थी ही,
कि मैं नहीं पढ़ता था या मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था उस टाइम पे, और मुझे लगता है कि शायद सही मेंटोर्स भी नहीं मिले। दो तीन चीज़ें थी, मतलब एक, मैं पहले तो मेरी गलती तो थी ही भाई, ठीक है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, आई थिंक उसमें सबसे बड़ी गलती उसकी है। उसके बाद उसके सही मेंटोर्स मिले या नहीं मिले, उसने सही मेंटोर्स चूज़ करने नहीं किए, फिर उनकी गलती है। तो सही मेंटोर्स नहीं मिले थे, मैं खुद नहीं पढ़ता था, किसी तरीके से क्लास 11th मैंने पास करी। एंड देन क्लास 12th में आते आते एक बात समझ आ गई कि भाई 12th क्लास के मार्क्स ना मैटर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा आपके कॉलेज के लिए, क्योंकि कॉलेज में हमारे टाइम पे कट ऑफ होता था। अब तो मेरे ख्याल से कोई एग्ज़ाम वगैरह देना होता है, उसमें मार्क्स सीटेट आते हैं, वगैरह, हाँ कुछ सीटेट, CUET या सीयूईटी CUET वगैरह चलता है। तो क्लास 12th में ठीक ठाक मेहनत करी, मैथ्स समझ में नहीं आता था बिल्कुल भी, राइट, बहुत ही, मतलब मैथ्स मेरा वीक, बहुत ज़्यादा वीक था मेरा मैथ्स, खासकर वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, आई होप मैं चैप्टर के नाम से ही बोल रहा हूँ, ये सारे चैप्टर बड़ा परेशान करा करते थे। समहाउ क्लास 12th में मेरा जो बेस्ट ऑफ 4 बन रहा था वो अराउंड 80.5 के आसपास बना था, राइट, नॉट ग्रेट, बट एक उस बच्चे के लिए जो साइंस में फेल हुआ है और बिल्कुल। उसके बाद बीच में 11th में कॉमर्स लिए, और उसके हिसाब से ठीक था, जिस मोहल्ले में मैं रहता था उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा था वो, राइट। देन आई गॉट एडमिशन इन टू PGDAV कॉलेज, पन्नालाल गिरधारी लाल दयानंद एंग्लो वैदिक साउथ कैंपस, यही अपना साउथ दिल्ली में ही है। उसमें मुझे एडमिशन मिला, बिल्कुल मेरे स्कूल के साथ में ही था। तो वहाँ किया मैंने 3 साल, अपना कॉलेज कंप्लीट किया, साथ में CA चल रही थी, CA के एग्ज़ाम दिए। पहला एग्ज़ाम मैंने भाई, CA फाउंडेशन हमारे टाइम में P1 होता था, P1 P2 एंड फाइनल्स। तो P1 का फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा मई 2005 में, एंड उस समय मेरा ब्रेकअप हो गया था, तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए वो। अच्छा। और फिर मैंने नवंबर 2005 में पहली बार अपने एग्ज़ाम दिए, और नवंबर 2010 में मैंने अपने आखिरी एग्ज़ाम दिए CA के। ये 5 साल CA में लग गए। 2005 से पढ़ाना शुरू कर दिया था, जब मेरी क्लास 12th क्लियर हुई थी 2004 में, उसी के बाद से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले 12th वालों को पढ़ाता था, फिर BCom वालों को पढ़ाता था, फिर CA बन गया तो CA वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर ACCA को पढ़ाना शुरू कर दिया, अब पर्सनल फाइनेंस भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो पढ़ाने वाली जर्नी मेरी 2005 से शुरू हो गई थी। जैसे जैसे मेरा करियर आगे बढ़ता गया, मैं जो जो सीखता गया मैं वही पढ़ाता गया। सर अभी आपने ब्रेकअप की बात की, तो मतलब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट किस वजह से हुआ था, आप अगर ये बता सकते तो, कि यार देखो, टाइम हर टाइम हर की वजह से या फिर क्या? नहीं नहीं नहीं, टाइम की वजह से नहीं, हर ब्रेकअप के अपने, मुझे लगता है कि हर रिलेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं। किसी के टाइम वाले चैलेंजेस हो सकते हैं, किसी के और किसी तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं। शायद मैं आज कुछ ना बोलना चाहूँ उस बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वो बात में बोलूँगा तो, यार जैसे आज मैं कहीं पहुँचा हुआ हूँ, वैसे ही जो काउंटर पार्टी वो भी कहीं पहुँची हुई होगी डेफिनेटली। एंड मैं नहीं बिल्कुल। चाहता कि भाई किसी तरह से कोई, किसी तरह से किसी भी तरह की किसी की बदनामी हो या किसी के ऊपर मैं कुछ बोलूँ। सर आपने आर्टिकलशिप करी होगी, तो कोई ऐसा कोई किस्सा याद है जो आपको अभी भी याद आता हो कि भाई यार वो क्या सही सीन हुआ? बहुत किस्से यार, आर्टिकलशिप तो बहुत इन्जॉय किया मैंने अपनी आर्टिकलशिप को। मैंने आर्टिकलशिप में मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का एक्सपोजर लिया। हमने रिलायंस रिटेल का भी ऑडिट किया, राइट। आई होप मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना कर रहा हूँ ये बोल के, क्लाइंट का नाम बोल के, खैर बहुत साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। तो वो ऑडिट किए मैंने। उसके बाद मैं 1.5-2 महीने उड़ीसा रह के आया था। एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी जो पेपर बनाती थी, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, उसका इंटरनल ऑडिट किया हमने, राइट। फिर कुछ एयरटेल के असाइनमेंट्स थे, तो बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आर्टिकलशिप के दौरान की, मज़ा किया। बैंक ऑडिट्स वगैरह पे भी गया था मैं। तो वो क्लास में तो निकल जाते हैं, ऐसे स्पेसिफिकली कोई किस्सा तो बहुत कुछ ऐसा कोई फनी हुआ हो, या फिर यार ये भाई ये क्या ही हो गया, नहीं यार, तो कोई बहुत बियर्ड? बहुत 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 समय हो गया। बस ये है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, घूमने फिरने को बहुत मिला, बड़े लोगों से मिलने को मिला। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार जब एक इंसान एक बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहा है और वो अचानक से कंपनी के टॉप पोजीशन वाले लोगों के साथ बैठता है, तो इट फील्स वेरी गुड। थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता था कि यार हमने क्या पहना हुआ है, हम कैसे दिख रहे हैं, और उन्होंने क्या पहना हुआ है, वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, उनकी नॉलेज कहाँ पे है, हमारी नॉलेज कहाँ पे है। बट मज़ा आता था। आर्टिकलशिप वॉज अ फन टाइम। सीखने को भी बहुत कुछ मिला। सीखने को टेक्निकली जो सीखने को मिला वो मिला। फॉर एग्जांपल हमने जैसे एक कंपनी का ऑडिट किया जो पेपर बनाती, तो पेपर बनाने का पूरा प्रोसेस देखा मैंने कि स्टेप 1 से लेके स्टेप 0 तक जो A4 साइज़ की शीट हमारे पास आती है वो कैसे बनती है, कैसे एक पेड़ कटता है, पेड़ कटने के बाद कैसे उस लकड़ी का वजन किया जाता है, और लकड़ी का वजन करने में क्या क्या झोल करते हैं लोग। तो लकड़ी का वजन करने में सबसे बड़ा झोल क्या होता है, लकड़ी को गीला करके तोलो तो वो ज़्यादा भारी आती है, राइट। तो क्या क्या वहाँ पे वो झोल करते हैं, उनको कैसे पकड़ा जाता है, फिर उनसे कैसे बात की जाती है, फिर वो कैसे जो लकड़ी है वो चिपर नाम की एक मशीन होती है, वो कैसे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, फिर कैसे उसको गलाया जाता है। तो वो प्रोसेस देखना ही अपने आप में बहुत बढ़िया था। रिलायंस के जब हम ऑडिट पे थे तो उनके रिटेल स्टोर्स के ऑडिट करते थे। तो एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, एक बाई चांस याद आ गया। तो
एक ऐसे स्टोर में था मैं, और वहाँ पे क्या था कि एक सुंदर कन्या आई, उसने एक बॉर्नविटा जो हम लोग दूध में मिला के पीते हैं वो उठाया और उसने बिलिंग कराई और वो घर ले गई, राइट। ठीक है। अब वो थोड़ी देर बाद वापस आई। मेरा काम वहाँ पे था, हम बेसिकली उनका एक SUSD ऑडिट होता है, शटर अप शटर डाउन ऑडिट, के वो सारे जो एक प्रोटोकॉल्स हैं जो बना के दे रखे रिलायंस से, वो फॉलो कर रहे हैं उस स्टोर में कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो दोबारा आई थोड़ी देर बाद, और उसने फिर से वो बॉर्नविटा का डब्बा वहीं से उठाया शेल्फ से और कहती कि भैया वापस कर दो ये। अब भाई जो सामने वाला था उसने बोला ठीक है वापस तो नहीं हो सकता, आपको हमने इसके बदले कुछ और देंगे, आप कुछ और ले लीजिए, जो भी उस समय उनकी पॉलिसी रही होगी। तो वो यही करती थी, वो सामान घर पे ले जाके रख देती थी और वापस स्टोर से आके फिर सामान उठा के वापस करने की एक्टिंग करती थी। और मैंने उसे ऑब्जर्व किया कि ये तो भैया सही है कि आप आओ, आपने वहाँ से सामान उठाया, सामान उठा के आप घर रखा है, उसके बाद वापस स्टोर में आते हो, वही सामान उठाते हो और वही वापस करने के लिए बात करने लग जाते हो कि ये मैं पहले ले गई थी, मुझे वापस करना है। कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में फ्लॉ था कि वो पकड़ नहीं पा रहे थे इस बात को। और फिर मैंने विशाल मेगा मार्ट नाम से अभी जो बड़ा फेमस हो गया था अपने गार्ड वाले मीम के लिए, मैंने उनकी पॉलिसी चेक करी। विशाल मेगा मार्ट वाले क्या करते थे, अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न करनी है ना तो आपसे गेट पे रखवा लेते थे और आपको आगे जाके फिर वो स्टोर में मिलता था। मतलब मान लो आपने एक शर्ट खरीदी वहाँ से और आप गए हो कि मुझे रिटर्न करनी है, तो आप उससे पहले गेट पे ही सबमिट कराओगे, उसके बाद जाके आप उस काउंटर पे जाओगे, बोलोगे मेरी शर्ट मैंने वहाँ पे सबमिट कराई थी, मुझे वापस करनी है, उसके बदले मुझे कुछ और लेना है, तो तब मिलता था आपको। लेकिन रिलायंस में कहीं ना कहीं वो पॉलिसी फ्लॉ था। तो वो देख के मैंने इनको बताया, मैंने कहा भाई देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कि तुम्हारा ही प्रोडक्ट उठा के तुम्हें वापस दिया जा रहा है और तुम उसके बदले पैसे दे रहे हो या फिर उसके बदले कोई और चीज़ दे रहे हो, तो तुम्हारा कितना लॉस हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ हमने वहाँ पे और ऑब्जर्व करी, जैसे रात को भाई आपने देखा है कि जो स्टोर्स में सब्जी बच जाती है वो कहाँ जाती है, जो ये रिलायंस रिटेल या कोई भी ऐसे स्टोर्स होते हैं उनमें जो रात को बहुत सारी सब्जी रखी होती है वो कहाँ जाती है। तो उसके बारे में पूरा रिसर्च किया कि भाई वो कहाँ जा रही है, रात को कैसे बिक रही है वो, पता नहीं यार मुझे बताना चाहिए कि नहीं, बट जा रही है वो, आप लोग ही खा रहे हो किसी ना किसी तरीके से। अच्छा। चाहे वो सड़ी हुई सब्जी हो या गली हुई सब्जी हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे नई सीखने को मिली थी, काफ़ी एक्साइटिंग टाइम था। हमने फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया है एक स्टोर का, वो तो बंद हो गया। उसमें हमने देखा कि कैसे जो है एम्प्लॉई छोटी छोटी चीज़ें चुरा लेते हैं स्टोर से, शॉर्टेज जिसे बोलते हैं ना हम कि शॉर्टेज हो गई, वो शॉर्टेज कैसे हो रही है। तो उसमें हम ऑडिट में कब जाया करते थे, रात को पीवी होती थी, फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी। तो स्टोर तो चल रहा है दिन में, रात को जाते थे वहाँ पे 10 बजे, और रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, यानी स्टोर खुलने के टाइम तक हम वहीं पे रहते थे और सारा स्टॉक काउंटिंग करने में हेल्प करते थे। और तब हमें दिखता था कैसे जो है भाई शॉर्टेज होती है, कैसे जो है वो चोरी की जाती है, कैसे जो है वो छोटी छोटी चीज़, अच्छा एम्प्लॉय को लग रहा है ये मेरे घर पे नहीं है, चलो यहीं से ले जाता हूँ। अच्छा। तो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली और बहुत एक्सपीरियंसेस रहे यार, मतलब छोटे से लेके बड़े तक काफ़ी ज़्यादा आप सीखते हो आर्टिकलशिप के दौरान, काफ़ी ज़्यादा। सर आर्टिकलशिप आपने क्या मतलब बिग फोर से की होगी? नहीं नहीं नहीं, मैंने बिग फोर से नहीं करी है। मेरी आर्टिकलशिप हुई है TR चड्ढा से। अच्छा। फिर मेरी आर्टिकलशिप हुई है उन्हीं अंकल के पास जिन्होंने मुझे CA के लिए मोटिवेट किया था। एक्चुअली मैं सेकॉन्डमेंट पे काम किया था, मैंने रजिस्टर में उनके पास था और काम में TR चड्ढा में कर रहा था। ऐसे कैसे सर? सेकॉन्डमेंट का लॉ है, एप्लीकेबल है, आई थिंक रेगुलेशन 52 है या 54 है, मैं भूल गया हूँ। ICAI का एक पूरा रेगुलेशन है कि आप सेकॉन्डमेंट कर सकते हो, आप रजिस्टर कहीं और हो सकते हो, आप काम कहीं और कर सकते हो एक लिमिटेड पीरियड के लिए। इट तो इज़ वहाँ पे आप एज वहाँ पे मैं एज आर्टिकल रजिस्टर था और मैं जो काम करता था वो TR चड्ढा में करता था, क्योंकि TR चड्ढा में उस समय सीट्स अवेलेबल नहीं थी। तो जब कहीं किसी फॉर्म में सीट्स अवेलेबल नहीं होती तो सेकॉन्डमेंट पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप के अपने कुछ लास्ट मंथ एक अच्छी और फर्म है, इट्स अ वेरी स्मॉल फर्म, मैंने उनके साथ बिताया, मुनीश मल्होत्रा एंड एसोसिएट, सरिता विहार में। मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया एंड वहाँ पे अलग लर्निंग थी भाई। वहाँ पे बिल्कुल आप बेसिक चीज़ें सीखते हो। वहाँ पे आप ये भी सीखते हो कि भाई ऑफिस साफ कैसे रखना है, राइट, क्योंकि बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे आ जाते हो, राइट। वहाँ पे आप ये भी सीखते हो कि ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, वहाँ पे आपका ओनरशिप होती है, आप बिल्कुल बेस से सीखते हो, मतलब प्रॉपर देसी CA फर्म थी बिल्कुल। और वहाँ पे देखो देसी CA फर्म में ना आप ये भी सीखते हो कि भाई इंटरनेट नहीं चल रहा तो क्या करना है अब। आप आज आपको हॉटस्पॉट पता है, उस समय क्या होता था 2007-8 में, एक डोंगल भी नहीं होता था यार, मोबाइल से एक पैन बनाया जाता था, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाया जाता था, उसके बाद इंटरनेट यूज़ किया जाता था जिसमें कुछ kbps की स्पीड आ रही होती थी और उससे वो रिटर्न फाइल कर रहे होते थे, राइट। तो आप एक एक चीज़ वहाँ बैठ के जो देखते हो ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि CA आपको ना एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाता है कि कोई भी सिचुएशन हो ये बताओ अब सॉल्यूशन क्या है। वो आपको जो है वो CA कोर्स देता है एंड आई थिंक उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आर्टिकलशिप को। यू लर्न अ लॉट इन योर आर्टिकलशिप। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती रहेंगी, आप उन्हें खुद इंडिविजुअल लेवल पे कैसे टैकल कर सकते हो वो आपको आर्टिकलशिप सिखाती है। और जितनी आपको एक्सपोजर मिलेगा ना प्रॉब्लम्स का, उतना ज़्यादा आप सीखोगे।
अगर आपको प्रॉब्लम्स का एक्सपोजर नहीं मिला, अगर आपको बिल्कुल क्लरिकल काम ही मिलता रहा, हमेशा हमेशा क्लरिकल काम ही मिलता रहा, आप नहीं सीखोगे। आप फाइल की नंबरिंग कैसे होती है ना, उसकी इंपॉर्टेंस आज मुझे पता चलती है जब मैं अपनी क्लासेस शूट कर रहा होता हूँ, उनकी नंबरिंग कर रहा होता हूँ, या जैसे भी आपके आने से पहले मैंने एक ऑडियो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया अपने फाइनेंस वाले चैनल के लिए, तो उसकी नंबरिंग कैसे करनी है, मैनेज कैसे करनी है चीज़ों को, ये बेसिक चीज़ें भी आप आर्टिकलशिप में सीखते हो और इसका इम्पैक्ट आप पे लाइफ लॉन्ग रहता है, लाइफ लॉन्ग। ये सर आपने जब आपका सीए क्लियर हुआ तो मतलब रिएक्शन क्या था, मतलब जैसे कि जैसे ये चीज़ मैं हर सीए से पूछता हूँ कि लाइफ आफ्टर सीए की कैसी थी, मतलब सोसाइटी का देखने का नज़रिए क्या चीज़, कुछ डिफरेंस? यार मेरी ना बड़ी इसमें बड़ी अलग स्टोरी रही है कि मेरी शादी पहले हो गई थी और मेरा सीए बाद में हुआ था। ये मतलब कब हुई थी? मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया नवंबर 2005 मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम दिया था अपना सीए का, और नवंबर 2010 मैंने आखिरी एग्ज़ाम दिया था, यानी सीए फाइनल के एग्ज़ाम दिया था। मेरी वाइफ ने नवंबर 2010 में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए थे, मैंने नवंबर 2010 में फाइनल के एग्ज़ाम दिए थे, राइट। ठीक है। एंड 22 नवंबर 2010 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वाज द डेट जिस दिन मेरे फाइनल के एग्ज़ाम्स ख़त्म थे। आखिरी पेपर था आईडीटी का, हमारे टाइम पे आखिरी पेपर हुआ करता था, आईडीटी का पेपर था 22 नवंबर 2010। 28 नवंबर 2010 को मेरी शादी तय थी, यानी मेरे पास बीच में 6 दिन थे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, राइट। और सोचो उसी बीच में शादी की तैयारियां भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद मेरे पास 6 दिन है भाई, उसके बाद शादी है मेरी। तो मैं तो बोलता हूँ कि अकाउंटिंग टर्म्स में आई वॉज एन कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो भाई अब सीए हुई नहीं है, शादी की डेट फाइनलाइज है, शादी हो गई है बेसिकली। तो 28 नवंबर 2010 को शादी हुई। तब मैं पढ़ा रहा था, तब मैं क्लास 12 को पढ़ाया करता था। इवन मैं अपने सीए फाइनल के एग्जाम्स के दौरान भी क्लासेस ले रहा था, क्योंकि क्लास 12 का ना पीक टाइम होता है नवंबर दिसंबर, वो उसके बाद फिर प्री बोर्ड और सारी चीज़ें उनकी शुरू हो गई होती है। मैं उस दौरान भी पढ़ा रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है 28 नवंबर 2010 को मेरी शादी थी, एंड शायद 29 नवंबर को या 30 नवंबर को भी मैंने क्लास ली है। उस दिन उसके अगले दिन भी शाम को जाके मैं क्लास ले रहा था, क्योंकि भाई क्लास 12 वालों की जो है वो कोचिंग चली थी उस समय, राइट। फिर आता है जी 21 जनवरी 2011 रिजल्ट वाला दिन, ठीक है। और सुबह के 11:30 बजे हुए। मैं उस सीन को तो कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। हमारे घर में एक सोफ़ा कम बेड हुआ करता था, ग्रीन फील्ड्स में रहते थे हम तब, और मैं और मेरी मम्मी और मेरी वाइफ वहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट। और मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है मुझे, जो मेरे साथी जिन्होंने पेपर दिए थे। अब उसने फ़ोन में बोला कि मेरा सीए, मतलब उसका सीए हो गया, शी क्लियर्ड। अच्छा, अब वो जब मेरा बता रही है तो फ़ोन में आवाज़ कट जा रही है बार बार। मैं उससे पूछा मेरा रिजल्ट क्या रहा, मेरा रिजल्ट क्या रहा। वो कुछ बोल तो रही है वहाँ से, लेकिन बीच में कभी ऐसा होता है ना कि उसी मोमेंट पे आवाज़ नहीं आती जो मोमेंट आपको सुनना होता है, वो आवाज़ ही ना आए। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है यार, और एकदम हाथ पैर काँप रहे हैं, और मम्मी भी साथ में बैठी हुई है, वाइफ भी साथ में बैठी हुई है। फिर फाइनली मुझे बस ये सुनाई दिया, हो गया हो गया हो गया, तेरा भी हो गया। ओहो हो। देन मैं तो भाई बहुत ज़ोर से चिल्लाया और रोया, मेरी मम्मी भी रोई साथ में, मेरी वाइफ भी रोई साथ में, और इमोशनल मोमेंट होता है यार। सीए की जर्नी कैसी होती है कि वो ना आपको ना पूरा निचोड़ देती है, और फिर बड़ा इमोशनल मोमेंट बन जाता है। ऑल ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे उस मोमेंट के बाद भाई अचानक से भाई ऊपर से पैसे बरसने लग गए और पेड़ उल्टे लटक गए और भाई सड़कें सोने की बन गई, कुछ नहीं। बट एक जो वो होती है ना कि फाइट जो हम कर रहे हैं, 5 साल हमने कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, उसका आपको अचानक से रिटर्न मिलता है। अचानक वो चीज़ें याद आती है, हाँ, नहीं क्या अचानक से रिटर्न मिलता है कि भाई कितनी आपने कॉपियाँ भरी हैं बैठ के, कितनी आपने भाई लेक्चर्स देखे हैं, कितना आपने भाई स्ट्रगल किया है आर्टिकलशिप को, पढ़ाई को, और रिलेशनशिप को, और घर वालों को, और अपने अंदर के तूफान को मैनेज करने के लिए। क्योंकि आप अपने ना प्राइम पे होते हो, जब आप सीए कर रहे होते हो आप अपने प्राइम पे होते हो। आपको लग रहा होता है मेरे दोस्त पैसा कमा रहा है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, वो देखो कितनी मस्ती कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो देखो नाइट आउट्स पे जा रहा है, या बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें, राइट। एंड काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। 21 जनवरी 2011 सुबह 11:30 बजे मेरा रिज़ल्ट आया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे दुनिया से कोई फ़र्क पड़ता था कि भाई वो मुझे कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते हैं, क्या करते हैं। पहले बुरा सोचते होंगे, उसके बाद शायद अच्छा सोचते होंगे, उसके बाद शायद बुरा भी सोचते होंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। बस अपने लिए जो करना था वो कर लिया, और सीए कंप्लीट करी, दैट्स इट, हो गए 5 साल। आपने सीए के बाद जॉब तो नहीं करी ना? मैंने जॉब्स करी, बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब्स करी यार मैंने। तो सीए के बाद मैं आपको बताता हूँ, सीए में शायद मेरा मई 2010 का अटेम्प्ट रह गया था, उसमें शायद लॉ में एग्जामिशन आई थी, लॉ में मेरे 64 मार्क्स थे। तो जब मैं फेल हुआ ना, तो मैंने ना एलएलबी का फॉर्म भर दिया कि मुझे एलएलबी भी करनी है साथ में। मेरे को प्लान बी मैंने अपना एक्टिवेट कर दिया कि भाई अगर सीए नहीं होती है एंड मैरिज वाज ऑन कार्ड्स कि भाई शादी भी हो जाएगी, तो एलएलबी कर लेता हूँ। एलएलबी के बड़े अजीब से किस्से हैं।
आज तक मैंने उसको कहीं पे यूज़ नहीं किया अपनी उस डिग्री को, या मेरे पास डिग्री है भी नहीं, मैंने बस 3 ईयर उसके क्लियर कर रखे हैं, उसके बाद मैंने पूछा भी नहीं उसको। तो मैंने LLB के फॉर्म्स भर दिए, इधर से नवंबर में पेपर दिए, जनवरी में क्लियर हो गया। और फिर GMCS वगैरह होती थी, मार्च 2011 में मैंने अपनी GMCS की क्लासेस करी, तो मेरी कंपनी में जॉब लग गई। एंड उस समय शायद मुझे मिलता था, जो मेरा पैकेज था वो था 48,000 रुपीज़ पर मंथ या समथिंग ऐसा कुछ के आसपास था, मतलब 40 से 50,000 पर मंथ के बीच में था। अभी थोड़े दिन पहले मुझे मेल भी दिखी थी, वो जो उनकी अपॉइंटमेंट मेल आई थी ना कि भाई आपकी जॉब पक्की हो गई और ये आपका पैकेज रहने वाला है। तो वहाँ मैं गया, और वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, आउटसोर्स कर रखा था बेसिकली इंटरनेशनल ब्रांड्स ने उनको अपना काम। वहाँ मैंने 7 दिन जॉब करी है भाई। वहाँ मैं पहले दिन गया, मुझे एक वो केबिन सा दे दिया गया, बैठो जी यहाँ पे, ये फाइल आएगी जी, अप्रूव करो। उनका ERP समझ रहा हूँ मैं, बस कॉफ़ी पीने को मिल रही है ज़बरदस्त, मशीन में बटन दबाओ कॉफ़ी आ जाती है, एकदम बढ़िया काम चल रहा है, राइट। वो जो इंटरनेशनल ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस पर 20% ऑफ है, एम्प्लॉय डिस्काउंट है, सारी चीज़ें। पता नहीं मुझे ना 4-5 दिन बाद ऐसे लग गया मैं बीमार हो जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना मतलब पढ़ाना, जैसे मैंने बताया 2005 से मैं पढ़ा रहा था, मुझे बोलने को ही नहीं मिलता था, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने को ही नहीं मिलता था। बैठे हुए हैं, बहुत एकदम लेजी सा माहौल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार कि सबको वो चीज़ सूट नहीं करेगी, जॉब बुरी नहीं है, राइट। आपको सूट नहीं कर रही है, आपके लिए नहीं है, वो बात अलग है। जॉब बिल्कुल बुरी नहीं है, मैं मैसेज ही नहीं देना चाहता, और वो मेरी गलती थी, मैंने जॉब छोड़ी, शायद अनप्रोफेशनल तरीके से जॉब छोड़ी। 7 दिन बाद भाई मैंने वहाँ जॉब पे जाना ही बंद कर दिया। मैं सुबह उठा, मैंने बोला मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं कर ही नहीं सकता। मेरे को ये क्लैरिटी आ गई थी कि ये तो नहीं करूँगा किसी भी हाल में, ये तो नहीं करूँगा मैं। एंड मैंने उन्हें बहाना कह दिया, अगेन वेरी बैड ऑफ मी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियाँ ना आपको बाद में रियलाइज़ होती हैं, इसमें कोई मैं ये नहीं दिखा रहा कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया था, भाई मेरी गलती थी। मैंने उन्हें बोला मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, मैं आ ही नहीं सकता हूँ, और उन्होंने भी किसी बंदे को घर में भेज दिया चेक करने के लिए। मैंने LLB का जिक्र क्यों किया था बीच में, वो आपको बताता हूँ मैं। तो मैंने जब जॉब शुरू कर दी तो मेरे LLB के एग्ज़ाम थे, मैं देने ही नहीं गया। मैंने कहा मेरा CA हो तो गया, अब मुझे LLB के एग्ज़ाम दे के क्या करना है। फर्स्ट पेपर था, मैं देने ही नहीं गया। एंड उसके बाद जब जॉब छोड़ी तो लगा यार अब LLB कर लेते हैं, क्योंकि 7 दिन जॉब करके छोड़ी, और मेरे को लगा कि एग्ज़ाम ही दे लेते हैं। तो हुआ ये कि जब मैं LLB का एग्ज़ाम देने की मैंने सोची, तो मेरे को पता चला कि फ़र्स्ट पेपर तो जा चुका है, लेकिन तभी न्यूज़ आ गई कि फ़र्स्ट पेपर दोबारा रिकंडक्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ चीटिंग बहुत हुई थी, तो दोबारा करवा रहे हैं। मैंने कहा ये तो मेरे लिए हो रहा है भाई, ये मेरे लिए पोस्टपोन हुआ है पेपर। फिर मैंने जाके अपने LLB के एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, वो अच्छे हो गए। तो जॉब मैंने ये 7 दिन करी। 7 दिन के बाद मैंने सोचा CA फर्म में ट्राई करता हूँ मैं, कि CA फर्म में जाके जॉब करता हूँ, एक तो हर जगह पढ़ाना आ जाता है। तो CA फर्म में जाके मैंने जॉब करी, एंड वहाँ पे भी मैंने 1 महीने जॉब करी। वहाँ मुझे समझ आ गया कि ये वाला काम नहीं हो पाएगा मुझसे, हो ही नहीं पाएगा, पूरी लाइफ नहीं कर हाँ, सकते। पूरी लाइफ क्या, मुझे लगता था मैं बीमार हो जाऊँगा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं आई विल गेट सिक, मुझे कुछ दिक्कतें हो जाएंगी, मैं शायद हेल्दी ना रह पाऊँ यहाँ पे, या क्योंकि मैं वो कर ही नहीं पा रहा था जिसका मेरे को ना अंदर से आवाज़ आती थी कि पढ़ाना है, बोलना है, बात करनी है, बच्चों को गाइड करना है। तो इसका रियलाइजेशन थोड़ा बहुत आपको आर्टिकलशिप में भी लग गया हुआ है शायद। आर्टिकलशिप में क्या होता था ना, आर्टिकलशिप में ना बहुत बिजी था, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और पढ़ा भी रहा था मैं साथ साथ, तो साथ साथ चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब भी मैं जॉब में गया, मेरे को पढ़ाना छोड़ना पड़ा। तो वो जैसे ही वो पार्ट मिसिंग होता था ना, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये जैसे मैं पढ़ाना छोड़ता हूँ, मेरे को दिक्कत लगने लग जाती है। ठीक है। फिर मैंने वापस सब कुछ छोड़ा, और आई थिंक 2011 जून 2011 तक ये सारी घटनाएं घट चुकी थी। एक कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ चुका था, एक CA फर्म की जॉब छोड़ चुका था, और CA फर्म बहुत अच्छी थी यार। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूँगा कि भाई ये बेकार है, बहुत अच्छी जॉब्स थी वो। मेरे जितने भी मुझे मेंटोर्स मिले, जितने भी सीनियर्स मिले, सब ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब सिखाया। मैं ही शायद नालायक निकम्मा था भाई, जो मैं शायद उस जगह नहीं टिक पाया। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने सिर्फ पढ़ाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ाना शुरू किया, ICI के साथ बहुत क्लासेस ली, GMCS, ओरिएंटेशन, इवन ICI फरीदाबाद ब्रांच में CPT का लॉ पढ़ाया मैंने, इंटरमीडिएट का टैक्स पढ़ाता था मैं। फिर इनको इंटरमीडिएट का कोई टीचर नहीं मिला, ऑडिट का और SM का, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया भाई तुम पढ़ाओ। तो मैंने वो भी पढ़ाया भाई। शुरुआत में बिल्कुल नहीं समझ आता कि क्या, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं था, मुझे हमेशा टैक्स से प्यार था, राइट। फिर 2013 तक आते आते कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि मैं बिल्कुल एकदम ज़ीरो पे आ गया, फिर से स्क्रैच पे आ गया मैं बिल्कुल। जो 2 साल मेहनत करी थी वो सारी ऑलमोस्ट बेकार हो गई। 1 जुलाई 2013 को मैंने एक कोचिंग अपनी शुरू करी, CA नीरज रॉय क्लासेस के नाम से। फर्स्ट टाइम मैंने अपना कोई ऐसे ब्रांड के नाम से, अपने नाम से लॉन्च करने की कोशिश करी, एंड वो बहुत अच्छा रहा। 31 जुलाई 2013 की बात है। 1 जुलाई को मैंने शुरू किया था, CA डे होता है उस दिन, एंड
4 स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास, चारों स्टूडेंट्स के मुझे नाम याद है। एक डायरेक्ट एंट्री से थी, एक डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट थी हमारी, और 2 बच्चे थे जो पहले कहीं पढ़ के फ़ेल हो चुके थे। तो उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया, और उनको मैंने पढ़ाया कैसे था, फर्स्ट डे पे मेरा क्लासरूम ही रेडी नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड होता था उसी जगह पे, उसका ऑफिस था। मैंने कहा भाई मुझे सुबह 2 घंटे के लिए जगह दे दे, तेरा ऑफिस खुलने से पहले 2 घंटे के लिए जगह दे दे, मैं 8 से 10 पढ़ा लूँगा वहाँ पे। SM नहीं, टैक्स ऑडिट तो मैंने बहुत बाद में पढ़ाना शुरू किया था। ठीक। तो उसने मुझे जगह दी थी 2 घंटे के लिए, और आई थिंक जितने टेबल पे हम बैठे ना, इतना ही रूम था बस। मैं यहाँ बैठा होता था, 4 बच्चे यहाँ बैठे होते थे ऐसे, राइट। रूम इससे भी छोटा था, टेबल साइज़ यही होगा जिसमें हम बैठे हुए हैं, और मैं उनको टैक्स पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। फिर ग्रेजुअली मेरा क्लासरूम तैयार हुआ। टर्निंग पॉइंट आया 31 जुलाई 2013 पे, यानी 1 महीने बाद रिजल्ट आया था। उस समय IPCC का, तब शायद IPCC होता है, PCC होता था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, लेकिन रिजल्ट आया उस टाइम पे, राइट। PCC मेरी वाइफ के टाइम पे होता था, आई थिंक IPCC आ गया होगा, लेट इट बी, जो भी है। और एक स्टूडेंट आया मेरे पास, फरीदाबाद का ही, नाउ इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, भूवी आहूजा। वो कहीं और पढ़ रहा था फरीदाबाद में, तो वो क्लियर नहीं कर पाया, वो मेरे पास आया और उसने पढ़ना शुरू किया, एंड थैंक्स टू हिम वो हर क्लास में एक नया बच्चा लेके आता था। वो एक क्लास लेता था, अरे सर बड़ा मज़ा आया, फिर दूसरा बच्चा लेके आया, फिर तीसरा बच्चा, फिर अनमोल गर्ग एक और स्टूडेंट है, आई थिंक वो मूवी के साथ या मूवी के बाद आए थे। ये दोनों हर क्लास में एक बच्चा लेके आ जाते थे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? कहते सर ये सब फेल हुए हैं और आपने सबको पढ़ाना है। तब नवंबर वाला होता था अटेम्प्ट, अब तो जैसे 3 होने लग गए। तो जुलाई मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने खूब मेहनत करी मैंने उन बच्चों के साथ। तब शायद सर्विस टैक्स 25 नंबर का होता था, ऐसा कुछ था। उनका सर्विस टैक्स वगैरह बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा। तो अब भाई वो सारे पास, अब वो पास हुए तो मैं इस बात के लिए फेमस हो गया फरीदाबाद में कि आप कहीं और पढ़ के फेल हो रहे हो, यहाँ आ जाओ। और हर बैच मेरा ऐसे ही बनता था। लोगों के बैच बनते थे फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद, मेरा बनता था इंटर के रिजल्ट के बाद। तो जो बच्चा फेल होता था भाई यहाँ आ जाता था। मैंने कहा ठीक है। 1-2 साल बाद ऐसे, 1 साल 1.5 साल ऐसे बात चली, जो क्लासरूम मेरे पास था वो भर गया, अब जगह ही नहीं है उसके अंदर। फिर मैंने नया क्लासरूम लिया। तो ICAI ने कोर्स चेंज कर दिया। उस समय पे उन्होंने इंटर लेवल पे एक्साइज, CST, VAT ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले सिर्फ सर्विस टैक्स होता था, सर्विस टैक्स 25 का, वैट 25 का, ऐसे कुछ होता था। और फिर उन्होंने एक्साइज, CST, VAT सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया इंटरमीडिएट लेवल के अंदर, 10-10 नंबर के। कस्टम्स भी थोड़ा सा डाल दिया था उन्होंने। तो वो जब चेंज हुआ तो मैंने नया क्लासरूम लिया था, उसकी कैपेसिटी थी अराउंड 100 स्टूडेंट्स के आसपास की। 80 की होगी, 100 हम ठूस देते थे यार उसके अंदर। अब उसमें क्या होने लग गया कि मैं क्लास लेता था पहली, आज यार 10 बच्चे और आ गए, तो मेरी टीम भागती थी चेयर्स परचेज करने के लिए। फिर अगली क्लास ली, फिर 10 बच्चे और आ गए। लास्ट में ऐसा हो गया था, वो क्लासरूम ना ऐसा था कि उसका जो आउटर था वो कांच का था, शीशे का था। बच्चे शीशे के उस तरफ बैठ के क्लासेस अटेंड कर रहे होते थे। अच्छा। एंड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन फरीदाबाद के मेट्रो आ चुकी थी, दिल्ली से बच्चा आ रहा था हमारे पास पढ़ने के लिए। मतलब हमने गंगा जी को उल्टा बहाना शुरू कर दिया था, मतलब नॉट एग्जैक्टली गंगा जी को, मतलब जो मुहावरा है वो यही है कि भाई उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई थी कि अब बच्चा दिल्ली से यहाँ पे आ रहा है, साउथ दिल्ली का बच्चा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं भाई पढ़ने के लिए। वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा फेज़ था उस समय, राइट। के पहले फरीदाबाद से दिल्ली बच्चे जाते थे, फिर दिल्ली से फरीदाबाद बच्चे आने शुरू हो गए, राइट। इवन ऐसा भी हुआ, कुछ बच्चे जैसे लक्ष्मी नगर में रेंट पे लेके रहते हैं अपनी जगह, यहाँ पे आके बच्चों ने रेंट पे लेके रहना शुरू किया, 3-3, 4-4 महीने यहाँ पढ़ाई करनी शुरू करी। वो गोल्डन फेज था फेस टू फेस क्लासेस का मेरे लिए। खूब पढ़ाया मैंने वहाँ पे। मैं सिर्फ टैक्स पढ़ाता, सिर्फ टैक्स। ऑडिट ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ा मुझे, ऑडिट और SM ज़बरदस्ती चूज़ करना पड़ा, क्योंकि कोई टीचर ही नहीं था। फरीदाबाद में एक कल्चर था कि भाई एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा। मैं उस कल्चर से आ रहा था कि मैंने अजय जैन सर को देखा है, भैया पढ़ाओ तो टैक्स पढ़ाओ, ढंग से पढ़ाओ भाई। दीपक गुप्ता सर को देखा है, VG सर को देखा है। मैं उस कल्चर से आ रहा था, तो मेरे लिए पहले ये शौक था कि मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। फिर उठाने पड़े, क्योंकि भाई कंपल्शन थी यहाँ पे। पहले के बैचेस तो मेरे को लगता है बहुत ही बेकार गए मेरे। फिर ग्रेजुअली सीखा कि भाई क्या होता है। मैंने पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे ऑडिट की क्लासेस हो सकती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो US, चाहे कहीं पे भी, सब पढ़ डाली मैंने। सारी किताबें मंगा के पढ़ डाली, सारे लेक्चर्स देख डाले जो मेरे बच्चे उस समय तक पढ़ के Big 4 में ऑडिट कर रहे थे, या जो मेरे सीनियर्स थे उनसे हेल्प लेनी शुरू कर दी मैंने। मतलब मैंने 1.5-2 साल सिर्फ प्रिपरेशन करी ऑडिट की बैठ के खुद से, कि है क्या भाई सब्जेक्ट। क्योंकि अब आप बोलोगे कि इंटर में फाइनल में भी तो आपने पढ़ा होगा, भाई इंटर का ऑडिट तो जैसे मैंने पढ़ा था, भगवान ना करे कोई पढ़े, पता नहीं कैसे ही पढ़ाया गया था हमें, क्या ही किया था हमने। और फाइनल में मेरे दोस्त ने मुझे ऑडिट पढ़ाया था। अच्छा। मूलचंद कौशिक हैं, फरीदाबाद से ही हैं, उनकी फैक्ट्री में जाके मैं बैठ जाता था। वो भाई पानी की 2 बोतल रखते थे हम लोग, वो बोलता जाता था, बताता जाता था कि भाई ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। मतलब आप ऑडिट
एज अ सब्जेक्ट और एज अ फील्ड देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया अब। आप अगर 2005 में जाके ऑडिटिंग में किसी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर की बातें करने बैठ जाओगे, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, वो कहेगा भाई क्या कह रहा है ये। लेकिन आज ये कितना कॉमन हो गया, तो बहुत एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया। मुझे लगता है कि कंपनीज एक्ट 2013 से बहुत ज़्यादा चेंज आया इसके अंदर, और NFRA के आने से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चेंज आया, राइट। तो इस तरीके से पढ़ाना मेरा शुरू हुआ। एंड इसके बाद जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला वो मुझे मिला दिल्ली में, जब मैंने फास्ट ट्रैक बैचेस लिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं 3 दिन में पूरा SM कंप्लीट करा देता था, सुबह 9 से शाम को 6, 3 दिन सुबह 9 से शाम को 6, बात खत्म, केस क्लोज। वो बैचेज ऐसे थे कि 3 दिन के लिए बच्चा जम्मू कश्मीर से भी आ रहा है, उड़ीसा से भी आ रहा है, मुंबई से भी आ रहा है, और 3 दिन अटेंड करके जा रहा है, भाई पास हो रहा है बढ़िया तरीके से। फिर ऑडिट के ऐसे बैचेज हमने लॉन्च करे कि 3 दिन में नॉट द एंटायर ऑडिट 40 मार्क्स का कवर हो रहा है, 30 मार्क्स का कवर हो रहा है, 50 मार्क्स का कवर हो रहा है। वो भी बच्चा बड़ा खुश होकर जाने लग गया। और बैचेस बनते थे उस टाइम पे 200 300 बच्चों के स्टूडेंट्स के बैचेस बनते थे। 2015-16 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और बहुत मज़ा आता था यार वो पढ़ाना। तो जो बोलने का जो पैशन था ना, आई थिंक वो वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई होता था। तो ये जर्नी रही 2018 में। 2016 एंड में मैंने ऑनलाइन आना शुरू कर दिया था। अच्छा, 2016 में आप आना चालू हो गए? वीडियोस तो मैं 2012 से डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 2012-13 से। तब लोग मजाक उड़ाया करते थे कि ये टीचर थोड़ा है जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, कोई टीचर थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो डालता है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। सारे डाल रहे हैं, कंपल्शन है भाई, कंपल्शन है। तो 2016 में मैंने लास्ट में याद है मुझे, दिसंबर 2016 में शायद मैं ऑनलाइन आना शुरू हो गया था अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। पेन ड्राइव मोड उस समय हुआ करता था कि आप पेन ड्राइव में क्लासेस डाल के जो है वो सेल कर रहे हो। और मैंने एक चैप्टर से शुरुआत करी थी, कैपिटल गेन्स का चैप्टर, बस। आई एम नॉट टीचिंग द एंटायर सब्जेक्ट, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट इट कि भाई, क्योंकि मुझे पता था मैं फेस टू फेस तो बच्चों पे बहुत अच्छी बात कर पाता हूँ, बच्चों से बहुत अच्छे से बात कर पाता हूँ। आई नेवर न्यू कि भाई ऑनलाइन घर बैठ के स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो कैसा इंपैक्ट डालेगा। तो मैंने एक चैप्टर से शुरुआत करी, कैपिटल गेन्स के चैप्टर से। 450 रुपये में एक चैप्टर सेल किया करता था मैं। एंड वहाँ से शुरुआत हुई और काफ़ी पसंद आया बच्चों को। तो उसके बाद आगे बढ़े, धीरे धीरे सर्विस टैक्स लॉन्च किया, मतलब पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट लॉन्च किए। 2018 तक तो मैं फुल फ्लेज ऑनलाइन, मैंने फैसला कर लिया था मैं फेस टू फेस सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं बच्चों से मिलता रहूँ। पैसा कमाना है तो ऑनलाइन जाना है, बात खत्म। और 2018 में मैंने कम्प्लीटली अपने आप को ऑनलाइन कर दिया था, जब शायद कोई सोचता भी नहीं था। और तब शायद पेन ड्राइव क्लासेस बिक रही थी, हमने स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी कि आप जैसे यूडेमी पे कोर्सेज होते हैं या जैसे कोर्सेरा पे कोर्सेज होते हैं, हमने उस तरह से स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। एंड टाइमलाइन थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, 2019 के आसपास मैं अपने पीक पे पहुंच गया था। तब ऑनलाइन किसी को पता भी नहीं था कि क्या क्या हो सकता है, मतलब इतना पीक पे कि शायद 2019-20 में हम लोग एक दिन में 50-50 लाख की सेल मार रहे थे, और बहुत कम प्राइस पे। 3,000 रुपये का कोर्स है, 4,000 रुपये का कोर्स है, 5,000 रुपये का कोर्स है, यानी कि आज के प्राइजेस से कम प्राइस थे, लेकिन सेल बहुत ज़्यादा थी, राइट। इवन हमने हमारा तब Edu91 को योर स्टोरी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप्स को कवर करती है, उन्होंने भी कवर किया था मैं उस टाइम पे। एंड 2020 आया, सबको पता चल गया भाई ऑनलाइन इज़ दी वे। चाइना वालों को धन्यवाद हमारी तरफ से, बहुत नुकसान हुआ देश को और लोगों को, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को बहुत फ़ायदा हुआ उससे। 2020 में पीक पे थे हम लोग अपनी, और बस अब 2025 तक वही कर रहे हैं यार, पढ़ा रहे हैं अपना। आज हम जो बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब 2016 में मेरी वीडियो देखना, मैं एक सीरीज़ चलाता था, बातचीत सीरीज़। मैंने देखी हुई है सर, मैंने देखी हुई है। तो उसमें सिद्धांत अग्रवाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स, शुभम केसवानी आए हुए हैं मेरे पास, बिल्कुल, जो अब ब्लू से स्टूडेंट। यस शुभम केसवानी का इंटरमीडिएट में आई थिंक रैंक 20 कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो उनको मैंने बुलाया था कि आ जाओ भाई बातचीत करेंगे। सिंगल कैमरा, हाँ, वो लॉजिटेक का वेब कैमरा होता था यार। अच्छा, वो लॉजिटेक का 720p वाला वेब कैमरा होता था, राइट। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मैंने किया, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड, मैंने उन स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ अलग कर रहे हैं। मैंने देखा था कि एक ब्लॉगिंग था, एक का इंस्टाग्राम, एक लड़की थी, उनका नाम नहीं पता मेरे को, पर वो फूड ब्लॉगिंग में, चिनार ग्रोवर नाम है उनका, अभी शायद वो यूएस में है, राइट। एंड उनके स्टार्टअप का नाम भी मैंने रखी थी फूड कनेक्ट इंडिया। तो आज चल रहे ना पॉडकास्ट, हम तो भाई ऐसे दरी पे बैठते थे, सामने कैमरा लगाते थे, शुरू कर देते थे बातचीत करना, राइट। तो उसका सीरीज़ का नाम मैंने रखा था बातचीत सीरीज़। तो यूट्यूब पर इतने एक्सपेरिमेंट किए ना, मुझे लगता है कि शायद मैंने 50-60 करोड़ रुपए कम कमाए होंगे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किए ना उनसे भाई मज़ा बहुत आया है, बहुत मज़ा आया है। मतलब चाहे वो फ़नी शॉर्ट्स बनाना हो, राइट, चाहे वो छोटे छोटे स्किट्स बनाना हो, चाहे वो फ़नी मेमोरी टेक्निक्स डेवलप करना हो, चाहे वो बातचीत सीरीज़ हो, चाहे वो व्लॉगिंग करना हो। 2016 में मैं व्लॉगिंग किया करता था, राइट।
अभी भी मैंने आज कल में एक व्लॉग रिकॉर्ड किया है छोटा सा, राइट। आप देखना मेरा व्लॉग्स 2016 शायद 2015 के भी होंगे, आपको मिल जाएंगे, राइट। तब शायद इंडिया में व्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा कोई जानता भी नहीं होगा, राइट। इवन मेरी एक वीडियो उसमें मुंबई का निखिल है, UIC योर इंडियन कंज्यूमर है, बहुत सारे लोगों ने एक हमने मिल के वीडियो बनाया था छोटा सा। तो बहुत पुरानी बातें आ रही है सब, एंड वही है कि एक्सपेरिमेंट मैंने पूरे किए। कोई एक्सपेरिमेंट मुझे जो मन में आता था मैं करता था, कि भाई मैं कभी नहीं सोचता था ये छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, या लोग क्या कहेंगे। वो शुरू से, जैसे आपने पूछा था कि दुनिया में क्या चेंज आया, मुझे ज़ीरो इम्पैक्ट है दुनिया क्या सोचती है। मुझे अगर कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी है मैं करता हूँ। मैंने अभी भी ऐसे 210 पे कुछ फ़नी वीडियोज़ बना के डाली हैं। उसमें मैंने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया चाचा का, भी आपको दिखाऊंगा अगर आपने नहीं देखी तो मुझे लगता है कि यार जो स्पार्क है ना वो यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। यूट्यूब पे अगर सर रेलेवेंट रहना है ना तो एक्सपेरिमेंट करना अगेन पड़ेगा। मैं रेलेवेंस की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो काम करके, अगर हाँ तो भाई करो। अब यार मैं स्टेज पे पहुँच गया, मैं लाइफ के मैं रेलेवेंस के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अगर रेलेवेंस के बारे में सोचने लग जाऊँगा ना तो मैं एक भेड़ चाल में आ जाऊँगा। जो वीडियो मैंने बनाई वो शायद कोई टीचर ना बनाए आज की डेट में, मैंने बनाई है यार, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे वो काम कर। मुझे लगता है कि आप पढ़ा ही तभी सकते हो जब आप स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट से आप तभी कनेक्ट कर सकते हो जब आप स्टूडेंट के लेवल पे आके बात कर पाओगे। जो स्टूडेंट को पसंद है आप वो कर पाओगे, अदरवाइज़ आप क्या करोगे? आप अपना राग अलापते रहोगे। मैं यार 40 साल का हो गया, मेरा बच्चा जो है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो 18 साल का है, 20 साल का है। ये 20 साल का गैप मुझे कवर करना है ना, मैं कैसे करूँगा जब मैं बच्चे की लैंग्वेज बात कर पाऊँगा, राइट। तो मैं वो कोशिश करता रहता हूँ और उसके लिए नए नए इनिशिएटिव्स हम लोग निकालते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक कम्युनिटी ऐप बना रखी है हमने। कितने टीचर्स हैं जिन्होंने कम्युनिटी ऐप बनाने के बारे में सोचा, और कितने टीचर्स हैं फिर जिन्होंने बनाई। पहली बात तो सोचा सिर्फ 1-8% ने होगा। अब हमारी कम्युनिटी ऐप देखो, CA सर्कल, उसमें बच्चे आज भी आप जाके देखोगे आपको लास्ट 24 आवर्स में कम से कम 20 पोस्ट 25 पोस्ट दिख जाएंगे जो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जहाँ पे बच्चों के आंसर मिल रहे हैं। कोई हम वहाँ पे लड़ाई नहीं होने देते, कोई हम किसी को बुली नहीं होने देते, कोई किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकता। सिर्फ अपने डाउट से डाउट रखो भाई, काम की बात पूछो, एक दूसरे की हेल्प करो, देखो क्या बढ़िया से चल रही है वो, राइट। ऐसे एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने इनिशिएटिव, कितने तो यूट्यूब चैनल बना डाले मैंने, कम से कम भाई 15 तो यूट्यूब चैनल बना डाले होंगे मैंने, जिसमें लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। जैसे कि एक एक्सेल का चैनल था मेरा, उसमें 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। एक फिन 91 था, उस पर ये बटन्स आप देख रहे हो ना, ये एक नीचे जो रिफ्लेक्शन है, एक एक्सेल फॉर बिगनर्स है, और भी 2-4 यहाँ पे प्ले बटन्स रखे होंगे, राइट। अभी भी एक चैनल चल रहा है मनी पॉडकास्ट के नाम से। तो मेरे को जो मन करता है मैं वो करता हूँ यार। मैं ये नहीं सोचता कि ये ऑडियंस को कैसा लगेगा, मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं इससे कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। अगर हाँ तो मैं करूँगा उस चीज़ को, चाहे उस पर कम व्यूज़ आए, चाहे उस पर ज़्यादा व्यूज़ आए, कुछ भी हो। और स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए मुझे जो करना पड़ता है मैं करता हूँ, सिंपल सी बात है। एक मैंने आपकी वाली भी देखी थी वीडियो, जो आप ITO के बाहर प्रवीण शर्मा सर गन्ने का, वो कहता है गन्ने का संतरे का जूस, संतरे का जूस बेचते थे। अब पता है क्या है कि मैं जस्ट एक इसके रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ। हमने वो वीडियो डाली, बड़ी फन मोड में थे, मैं और शर्मा सर थे। आई थिंक उस समय ICA के वो रिफॉर्म चल रहे थे, तो उसके चलते हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। और मैं आपको बता देता हूँ कि शर्मा सर भाई बहुत फन टू बी अराउंड व्यक्ति हैं। वो क्लास में कैसे भी दिखते हो, उन्हें कहीं अमरूद की रेडी दिख जाए, चल भाई अमरूद खाते हैं। और कैसे बैठ के खाते हैं मैं बता दूं, अगर फुटपाथ है ना वहीं बैठ जाएंगे हम लोग और अमरूद खा रहे हैं भाई, हम मसाला लगा लगा के और बातें कर रहे हैं कि करना क्या है भाई, राइट। तो वैसे हम लोग वहाँ पे थे, तो वो शर्मा सर ने जूस, चल भाई जूस पीते, तो जूस पीते पीते कहते हम ही निकालेंगे जूस। तो मैंने वीडियो बना ली। अब मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहा हूँ कि अब उस वीडियो के आप देखोगे वो एक फन वीडियो है यार, उसका समझ रहे, वो एक ऐसा था, एक हमारा एक मूवमेंट था, हमने रिकॉर्ड कर लिया, कुछ सोच के नहीं बनाया कि कुछ भाई सोच ये नहीं, डालेंगे हाँ, तो हाँ, होएगा हाँ। वो, ना ना। यहाँ से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यार लोग ना उस पर भी हेट देते हैं अननेसेसरली, इनका बिजनेस नहीं चल रहा है, अब देखो ये क्या क्या हरकतें। अरे यार जिंदगी इतनी बोरिंग थोड़ा ना कर देनी है कि भाई हम जब भी बात करें भाई पढ़ लो और बस पढ़ाई करो और ये करो। हम लोगों का उस समय क्या मूवमेंट था, हम क्या कर रहे थे। तो बिल्कुल फनी वीडियो आप देखोगे ना, उसमें कोई हम ऐसे सीरियस बात थोड़ा ना कर रहे हो। और ऐसी बहुत वीडियोस मैंने शूट करी हैं यार। मुझे तो लगता है कि आपकी लाइफ में अगर फन नहीं है तो आपकी लाइफ नहीं है। आप कितना सीरियस होकर बैठ जाओगे, कितना सिंसियर होकर बैठ जाओगे, और अलग ही दुनिया है। ट्रोलर्स को जब मैं शुरू में यूट्यूब पे आया था तो मुझे कोई ऐसे हेट कमेंट आता था, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार क्यों लिख दिया। अब कोई आता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में मच्छर आ गया, मुझे भगाना है इसको, मैं सीधा ब्लॉक मारता हूँ सीधा। क्यों सुननी है मैंने किसी की भाई नेगेटिविटी, क्यों? और पता है क्या है, एक तो होता है जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म आ गया कि सर आपकी वीडियो में ना आवाज़ अच्छी नहीं है, या आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ाया, मैं आई विल टेक इट, मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूँगा उसको, राइट। या सर आपके नोट्स में ना ये वाली कमी थी। अब जैसे हमारे नोट्स में किसी ने बोला सर फॉन्ट साइज़ छोटा है, मैंने बढ़ा दिया भाई अगली बार।
ये जेन्युइन चीज़ है जिससे हमें सीखना चाहिए। लेकिन कई लोग ना ऐसे ही आ जाते हैं। अब जैसे एक मेरे को बहुत बड़ा ब्लेम क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ कि ना नीरज अरोड़ा सर सिर्फ ऑडिट रटवाते हैं। भाई मैं 150 घंटे इंटर का ऑडिट पढ़ाता हूँ, अगर रटवाना होता है मेरे को 40 घंटे लगते हैं। ये भी क्वेश्चन था एक वैसे। हाँ, मैं कहता रहा हूँ कि मुझे 40 घंटे लगेंगे रटवाने के लिए। आप मेरे करंट बैच के, मैं आपको करंट बैच के स्टूडेंट से भी जूम कॉल पे लेके चलता हूँ अभी राइट नाउ जो मेरा लाइव बैच चल रहा है। रेंडमली आस्क देम कि भाई कितना रटवा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं। ये वो बच्चे होते हैं या वो ट्रोलर्स होते हैं, आधों ने तो कभी शायद मुझसे कभी क्लास ही ना ली, वो बस बोल रहे हैं कि बोलना है। आप कभी नोट करना शुभम कि कई बार ना लोग सिर्फ आपको इसलिए हेट करने लग जाते हैं क्योंकि आप ज़्यादा दिख रहे हो। दैट्स इट, पॉइंट है। सिर्फ इसलिए हेट करने लग जाते हैं और कोई उनके पास रीज़न नहीं होता है कि ये ज़्यादा दिख क्यों रहा है, राइट। और बाय गॉड्स ग्रेस भाई, आप लोगों के स्टूडेंट्स के प्यार से और सबके आशीर्वाद से मेरी यूट्यूब की प्रेजेंस ना पता नहीं ग्रो ही करती जा रही है। चाहे वो सीए वाली थी, अब वो फाइनेंस वाली है। मेरा एक 4 घंटे का पॉडकास्ट है फाइनेंस का, उस पर 4 मिलियन व्यूज़ है। आई थिंक वो इंडियन पॉडकास्ट इंडस्ट्री में सबसे लंबा पॉडकास्ट जिस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं शायद से, मुझे मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट मैं अपने उस पॉडकास्ट का आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 4 घंटे का पॉडकास्ट, 4 मिलियन व्यूज़। वॉच टाइम देखो, आप तो समझते हो वॉच टाइम उसका क्या जा रहा होगा, राइट। सो पॉइंट ये है कि जब आप ज़्यादा दिखने लग जाते हो तो आपको अननेसेसरी हेट भी मिलती है, और मैंने उस हेट का सिंपल तरीका निकाल रखा है भाई, मैं तो सीधा इग्नोर कर देता हूँ, ब्लॉक, ख़त्म बात। मुझे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरीके की। कोई कुछ भी बोलता हो भाई, मैं कहता हूँ कि अगर आपने मुझसे क्लासेस ली हैं, आपने जेन्युइनली अगर पढ़ाई करी है, आप कभी बोल ही नहीं सकते मैं रटवाता हूँ। आप आके देखो, मैं आपको अपनी क्लासेस का एक्सेस देता हूँ। आप शुरू की 10 क्लास, मैं यार एक क्लास में ना पता कितने पेज पढ़ा पाता हूँ शुभम? 2 पेज, सिर्फ 2 पेज। अब बताओ मैं 2 पेज रटवाने के लिए भाई 1.5 घंटा लूँगा। एक एक वर्ड पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, और वो छोड़ो, मैं कहता हूँ चलो ठीक है रटवा दिया, मैंने रटवा दिया। क्या आपको मॉक टेस्ट नहीं दिए मैंने? क्या आपको क्वेश्चन बैंक नहीं दिया मैंने? क्या आपको मैंने डेली प्रैक्टिस पेपर नहीं दिए? हर क्लास के बाद हम एक डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं बच्चे को कि ये क्वेश्चन करके देखना है आपने। उसके बाद मॉक टेस्ट देते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते हैं। उसके बाद उसको हम लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 2 देते हैं, 3 यूनिट टेस्ट देते हैं कि सिलेबस को पार्ट्स में बांट बांट के। जब मैं बच्चे से पूछता हूँ ना चलो मैंने रटवाया, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, फिर वो हंसने लग जाता है। अब क्यों हंस रहा है भाई? अब बताना कितने मॉक टेस्ट दिए? मैंने आपके 11 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लिए, मैंने आपके 3 सिलेबस के मॉक टेस्ट लिए डिवाइड करके पूरे सिलेबस को, 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिए। आपने कितने दिए? सर 1 ही दिया था। क्यों? तो मैं तो कह रहा हूँ हम भी चलते अपने स्टूडेंट्स के साथ कॉल पे। राइट नाउ मेरे को 15 मिनट दो, मैं क्लास शेड्यूल करता हूँ अपनी, और आपको सारे बच्चों से मिलवाता हूँ। एक भी बच्चा अगर ऐसे बोले ना कि सिर्फ रटवा रहे हैं, मैं ये नहीं बोला मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं रटवाता हूँ, लेकिन समझा के। क्यों रटवाता हूँ आपको ही पता है, मुझे पता है। आईसीए ने बोला उल्टा लटक, भाई 5 नंबर मिलेंगे तो बस उल्टा लटकना है, दैट्स इट, राइट। आईसीए बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन लिखो, तो आईसीए वाली ही लिखनी है। कॉन्सेप्चुअली हम करेक्ट हैं, लेकिन भाई वर्डिंग आईसीए वाली ही चाहिए, और ये फैक्ट है। आईसीए के लोग कितना भी भाई आके प्लेटफॉर्म से बोल लेंगे नहीं जी हम तो कॉन्सेप्ट पे मार्क्स देते हैं, कॉन्सेप्ट मार्क्स देते हैं। हमें तो सजेस्टेड आंसर बताते हैं ना आप किसको मार्क्स देते हो, राइट। हमें तो बच्चों की कॉपी बताती है ना आप किससे मार्क्स देते हो। तो मैं रटवाऊंगा तो हुई, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट है। पहले आप बताओ कि क्या, मुझे तो ये लगता है कि क्या कोई बच्चा रट के पास भी हो सकता है? मेरा तो डाउट ही यही है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। रटना इज चीटिंग। मैं खुद बोल रहा हूँ, रटना इज दी फॉर्म ऑफ चीटिंग ओनली। कि आप तो भाई मेमोरी में रख के चले गए और जाके आपने वहाँ पे रखा है जाके, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप लिख भी नहीं पाओगे एग्जाम के अंदर, रटा हुई चीज़ भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा वो क्या पूछ रहा है। नहीं आएगा, पॉइंट यही है। तो ये बात लोग समझते नहीं है। ये सिर्फ कुछ, अगर 100 लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो शायद यार 1-2 लोग, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल लूँ तो भाई भगवान राम को भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, स्टीव जॉब्स को भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, गांधी जी को भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो वो 100% लोगों को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, एंड आई एडमिट दिस कि भाई मैं 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, राइट। एट द सेम टाइम मैं तो सबको चैलेंज कर रहा हूँ, जिसको भी ये चीज़ चेक करनी है आए, मैं आपको ओपन एक्सेस देता हूँ क्लासेस का। देखें, आप शुरू की 15 क्लासेस देखें, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं समझा नहीं रहा हूँ तो आप जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ सबको, और मैं आपको भी एक्सेस देता हूँ शुभम, अपनी ऑडिट की क्लासेस का, इंटर ऑडिट की क्लासेस का शुरू के 15 लेक्चर आपको देता हूँ मैं। देखो आराम से बैठ के देखो आप, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आया, कौन सी चीज़ है जिसमें मैंने बोल दिया कि याद कर लो, बस ये बस याद कर लो, मैं समझाऊंगा नहीं। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मैं आपको परवेजिव वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूँ और मैं ये बोल दूँ कि चैप्टर 8 में दोबारा कनेक्ट करूँगा जब ऑडिट रिपोर्ट आएगा, जब मैं आपको एस 705 पढ़ा रहा हूँ, मैं ये ज़रूर बोल दूंगा। अब बच्चा अगर वो देखे, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरे पास स्टूडेंट आई, कहते सर रिफंड कर दो क्लासेस का। मैं बोला बिल्कुल कर देंगे बेटा, बताओ क्या हुआ। कैसे? मैं चैप्टर 2 पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मैंने कहा आपने चैप्टर 1 पढ़ा है? कहती नहीं, वो तो मैंने बाकी टीचर्स के डेमो देख के कंप्लीट कर लिया यूट्यूब पे। अब आप बताओ। मैंने उनसे पूछा बेटा मैं जो चैप्टर 1 पढ़ाता हूँ, मैंने एक रिविजनरी क्लास लगाई चैप्टर 1 की। शुरू में बच्चे परेशान थे कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, तो चैप्टर 1 में है ही नहीं। मैंने अपने ऑडिट का सिलेबस ऐसे बना रखा है, पहली 10 क्लासेस में मैं कोई बुक फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। नंबर 1 ऑडिट क्या है, नंबर 2 रिस्क असेसमेंट क्या है, आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या है, आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में जाके समझाता हूँ कि ICAI ने, अब जिससे ICAI ने कहाँ कवर करी ये सारी चीज़ें, रिस्क असेसमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर चैप्टर 3 में कवर किया है। मैं ये बेसिक्स में बताता हुआ चलता हूँ। अब उस जिस बच्चे ने बेसिक्स नहीं देखे, चैप्टर 1 नहीं देखा, वो सीधा चैप्टर 2 पे जंप कर गया और बोल रहा समझ नहीं आ रहा है इसमें भाई क्या गलती है। और जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं बड़े हम्बल तरीके से बच्चों से बात करता हूँ, मैं किसी बच्चे से लड़ता नहीं, किसी से कुछ फालतू बोलता नहीं। मैंने बोला बेटा आप एक बार ना चैप्टर 1 और बेसिक्स अच्छे से देखो। उसका तुरंत मैसेज आ गया एक बार देखने के बाद कि सर मेरी गलती थी, मुझे लगा कि जैसे चैप्टर 1 ICAI की बुक में वही होगा, वो तो मैंने पढ़ लिया था। मैंने कहा बेटा यही गलती है कि आप जब तक टीचर, जो देखो हर किसी का ना एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, हर किसी का बोलने का, समझाने का, इवन सब्जेक्ट को देखने का भी एक तरीका होता है। मैं चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 नहीं कराता, चैप्टर 11 कराता हूँ, फिर चैप्टर 2 पे आता हूँ, फिर चैप्टर 3 पे जाता हूँ। तो बच्चा अगर मेरे फ्लो में नहीं चलेगा तो भाई वो परेशान होगा, क्योंकि मुझसे पढ़ रहा है तो उसे मेरे फ्लो में चलना पड़ेगा। अगर अब जैसे मैंने चैप्टर 1 की रिवीजन कराई तो बच्चे शुरू में परेशान होते, सर आप चैप्टर 1 की रिवीजन में टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों बता रहे हो, वो तो चैप्टर 3 में आता है। मैंने कहा भाई अगर तेरे को टेस्ट ऑफ कंट्रोल पता ही नहीं तो पूरा ऑडिट पड़ेगा कैसे। अगर आपको पता ही नहीं कि भाई रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप आगे जाके करोगे कैसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो ये एक चैलेंज है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं 90-95% बच्चे पूरे सेटिस्फाइड होते हैं। 5% बच्चे शायद मैं उनको समझ नहीं आ पाता हूँ, या मेरा पढ़ाने का तरीका उनको सूट नहीं करता है, ऐसे ज़रूर होंगे। और ये भी मैं बोल सकता हूँ ऐसे यार हर किसी के साथ मिलेंगे आपको। मैं क्या चीज़ हूँ। VG सर जो हमारे भीष्म पितामह ऑफ CA टीचिंग फ्रेटर्निटी थे, 5% बच्चे उनके पास भी होंगे शायद जिनको उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता था, राइट। शर्मा सर के भी बच्चे होंगे, और सारे टीचर्स के बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पे 5-6% बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती होगी। अब उसके लिए ये अब और बताता हूँ आपको, कोई भाई सिर्फ रिवीजन वीडियो देख के बोले कि सर आपने समझाया नहीं, तो मैं उसे क्या बोलूँ। भाई रिवीजन वीडियो नाम है उसका, रिवीजन वीडियो। आपको पहले पढ़ के आना है, आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपने उससे रिवाइज करना है, राइट। तो एक इसमें सारा बड़ा चैलेंज पता है क्या है शुभम, people try to judge you only on the basis of a very limited content you are providing. People try to understand you only on the basis of the little thing you are putting out on the internet. And यार आपके घर वाले आपको नहीं समझ पाते जो आपके साथ 24 घंटे रह रहे हैं। तो एक व्यक्ति आपकी छोटी सी वीडियो देख के आपको जब समझने की कोशिश करेगा तो उसको गलती करेगा ही। जब तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली आपके साथ समय नहीं बिताएगा, भाई कैसे होगा ये काम। तो ये, और इसके पीछे और भी कुछ कारण है, मैं भाई बता रहा हूँ तो बता ही देता हूँ। एक बीच में टीचर्स वगैरह भी कुछ गड़बड़ करते हैं। मैं आपको अपने बारे में प्राउडली 2-3 बातें बता सकता हूँ, बहुत प्राउड के साथ मैं बात बोलता हूँ। हमने भाई कभी ना फेक मार्केटिंग करी, ना कभी कोरा पे फेक रिव्यूज़ लिखवाए, ना कभी किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे फेक कमेंट करवाए, ना किसी रेडिट कम्युनिटी में अपने लिए फेक कमेंट करवाए, कभी भी नहीं। आप मेरे स्टाफ से बात करके देखो, रैंडमली कॉल करना शुभम, मैं तो कह रहा हूँ ऑडिट करो आप इस चीज़ का, और मेरे स्टाफ से आप इन्फॉर्मेशन लेके देखो सब्जेक्ट की, वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन देंगे जितनी आपको चाहिए। दे विल नेवर ट्राई टू फोर्स सेल एनीथिंग टू यू, दे विल नेवर एवर। मैंने उनका कोई इंसेंटिव ही नहीं रखा कि आप क्लास बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और ना ही मैं कभी रखूँगा। CA कोचिंग में कभी वो आपको सेल करने की कोशिश करे, आप मुझे बोलना सर मुझे फोर्स सेल करने की कोशिश की गई है, मैं आपको आपकी मनी रिफंड कर दूंगा। अगर फोर्स सेल हुआ है आपको, कभी मेरे स्टाफ आपको कभी फोर्स सेल नहीं करेगा, ये गारंटी है। ना आपको कभी मेरी तरफ से मैसेज आया हो कि CA कोचिंग ज्वाइन कर लो, बताओ कभी आया है? नेवर। ना कोई मैसेज आएगा आपको, ना ही कोई आपको कॉल आएगी हमारी तरफ से। हाँ, आप हमारी ऐप पे Edu91 पे रजिस्टर्ड हो, यू विल गेट व्हाट्सएप और ईमेल, कॉल तब भी नहीं जाएगी, मैसेज तब भी नहीं जाएगा। और अब आप बताओ कि आपको क्या बाकी इंस्टीट्यूट के मैसेज आते हैं कोचिंग के? मेरे को सर परसों ही आया था कि SM की एक है टीचर जिनको आप जानते होंगे, तो उनका आया था कि अभी ऑफर चल रहा है तो अभी ले लो, आप पहले तो ये सोचो आपके लिए ही स्पेशल हम डिस्काउंट करवा देंगे। अब ये सोचो आपका नंबर उनके पास कैसे गया, और क्या ये एथिकल है? उनका नंबर आपका नंबर उन्होंने खरीदा है, आपका डेटा उन्होंने खरीदा है, कहाँ से खरीदा है वो छोड़ दो, लेकिन ये खरीद के बच्चों को स्पैम करना ये एथिकल है क्या? ये नंबर कैसे पहुंचा यार? हाँ, ये कुछ मैं बता रहा हूँ डेटा यार, हमें ये सब टीचिंग लाइन के सारी चीज़ें पता है मुझे। बिकता है आपका डेटा सर, बिकता है, और कौन बेचता है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्यों बेचता है, कैसे बेचता है, सड़ा हुआ है हमारा सिस्टम अंदर से।
और उसके बाद जो टीचर आपको कॉल करे वो एथिकल है क्या? एसएम पढ़ा रहे हैं ना वो आपको, एथिक है क्या उसमें? एथिक्स है क्या कि बच्चे का नंबर खरीद के कॉल करना? अब लोग बोल सकते हैं भाई ये तो धंधा है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हम तो नहीं करते इस बात के लिए। तो कभी आपने अप्रिशिएट नहीं किया हमें रेडिट की कम्युनिटी में या कोरा पे लिख के कि कभी स्पैम नहीं किया हमने किसी को, हमने कभी किसी को फोर्स सेल नहीं किया? तो ये समझना पड़ेगा भाई, मैं आगे भी कभी नहीं करूँगा। मैं कहता रहा हूँ मेरे 50-60 करोड़ रुपए कमी तो होंगे, क्या हो गया यार, जितने वही ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं कर सकता कि बच्चे के भाई घर में घुस के उसको बोलूँ क्लास ले ले मुझसे बड़ी। और मैं आपको मैल प्रैक्टिसेस बताता हूँ, IVR बेस्ड कॉल आते हैं। आप कौन से लेवल पे हो, इंटर पे, CA फाउंडेशन में, फाइनल में आप चूज़ कर लेते हो, फिर आपको कॉल आता है CA अंजलि का कि आपको गाइड करेंगे, आपको हम वो बनाएंगे। मेरे पास कॉल आ गया था एक बार ऐसे, मेरी मम्मी के पास आता है, मम्मी बोलती घर पे नहीं है वो। मेरे पास कॉल आ गया था, मैंने इंटरमीडिएट चूज़ किया, तुरंत मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आता है, मैं CA अंजलि में ये मैं आपको पास कराऊंगी, गाइडेंस दूंगी, और आप हमारे टेस्ट नहीं लोगे तो आप फेल हो जाओगे। जब उसने मेरे पास रिकॉर्डेड है, जब उसने लाइन बोली ना, मैंने कहा अब तो तेरा इंटरव्यू मैं लूँगा। मैं उससे बुलवा के माना कि वो CA नहीं है, वो झूठ बोल रही थी। सोच के देखो, ये एथिकल है? ये कंप्लीटली अनएथिकल है। इनको एक्सपोज करो ना यार। आप इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भाई इस पूरे वर्ल्ड में ना एथिकली काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, और आप जितना उन लोगों को सपोर्ट करोगे उतना आप पॉजिटिविटी को सपोर्ट करो, और जितना आप इन लोगों को सपोर्ट करोगे उतना आप नेगेटिविटी को सपोर्ट करो जो ये अनएथिकल काम कर रहे हैं। बच्चे को फोर्स सेल करने की जरूरत है? मुझे लगता है कोचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, बच्चे को जिससे पढ़ना होगा पढ़ेगा। अगर उसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ बेची गई है ना, वो बाद में आपको गालियाँ निकालेगा। अगर आप ज़बरदस्ती बेच दो प्रोडक्ट उसको कुछ भी करके, अगर उसको पसंद नहीं आया तो आपको बोलेगा, ज़रूर बोलेगा। तो ये चैलेंज है यार कोचिंग इंडस्ट्री का, और हमें भी समझना चाहिए कि क्वेश्चन ये ज़रूर पूछना चाहिए अपने आप से कि हमारा नंबर कैसे जा रहा है, वो कौन दे रहा है हमारा नंबर इन लोगों को। सर जो आपने कमेंट्स की बात करी ना, मेरे पे भी एक आया था, उसने ऐसा भला बुरा बोला, फिर मैंने रिप्लाई कर दिया कुछ भी, तो फिर कह रहा अरे मेरे को तो बस रिप्लाई कर चाहिए था। अटेंशन सीकर है यार बस। आपको पता है एक बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, वो कहता है कि मैंने ICA के साथ लॉबी करके MCQ लॉन्च करवाए हैं। पहले तो मेरा और ICA का नाम एक सेंटेंस में लेना ही कितना बड़ा पाप है। हमारा भाई वैसे 36 का आंकड़ा रहता है भाई, राइट। फिर आप ये कह रहे हो कि मैंने ICA से बात करके MCQs करवाए हैं ताकि टीचिंग और ज़्यादा ऊपर चढ़ पाए, बच्चे और ज़्यादा पास हो पाए। मतलब सेंसलेस बात है। मेरी इतनी चलती होती भाई तो मैं और अच्छे चेंजेस कराता मैं ये क्यों करवाता? मैं आपके SM का स्टडी मटेरियल सुधरवाता, मैं आपके ऑडिट का स्टडी मटेरियल सुधरवाता, मैं और बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की बात करता, उनके AI वाले स्किल सुधारने की बात करता, उनके कंप्यूटर वाले स्किल सुधारने की, मैं ये करवाता MCQs। एनीवेज, और आपको बताता हूँ, एक से एक बंदा मिलता है मुझे तो भाई। एक बंदा मेरे पीछे पड़ा हो, मैं कोई भी वीडियो डाल दूँ वो उसमें नुक्स ढूंढ ही लेता है, कैसे ना कैसे नुक्स ढूंढ ही लेता है। उसे अब लोग भी समझाने लगे कि नहीं भाई नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी गलतियाँ ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि 2018 से बच्चा फेल हो रहा है, 2025 आ गई, वो आज तक फेल हो रहा है। कहीं तो भड़ास निकालेगा, कहीं तो भड़ास निकालेगा ही। भाई इतना पढ़ाई करने में मेहनत कर मेरे भाई, पढ़ाई नहीं कर रहा, कुछ और प्रोफेशन में जाके मेहनत कर, कामयाब हो जाएगा। एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, करण जौहर की शायद वो मूवी थी, जिसमें आहाना पांडे थी, सिद्धांत, वो जो हमारा CA वाला ड्रॉप आउट है उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, और एक बंदा और था जो वेब सीरीज़ वगैरह में भी आता रहता है। वो क्या नेटफ्लिक्स पे आई थी वो मूवी। अच्छा, उसमें ट्रोलर्स के बारे में बताया गया। मैं बल्कि आपको एक बार ना ढूंढ के बताता हूँ, बल्कि मैं 2 मिनट में सर्च ही कर लेता हूँ, ताकि ना मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहता हूँ वीडियो देखे, वो वाली मूवी देखे। नेटफ्लिक्स आहाना पांडे मूवी, करण जौहर, आई होप बता दे। कोई 40 मिनट का पॉडकास्ट डालूं, उसमें 2 मिनट में लिख देते हैं बेकार पॉडकास्ट। भाई देखते ले पूरा यार। हाँ, मुझे उस मूवी का नाम नहीं मिल रहा है कि क्या था। नहीं मैं बहुत देखता हूँ, मेरे को याद आ नहीं रही है। नेटफ्लिक्स पे थी ना, पता है नेटफ्लिक्स पे थी। सिद्धांत शुक्ला नाम है उसका, जो हमारे CA चतुर्वेदी है ना। हाँ सिद्धांत चतुर्वेदी, सॉरी यार मैं भूल गया। उसकी तो 2-3 ही आई है मेरे को जहाँ तक है। कुछ गाने के नाम पे शायद वो थी। एक बार सिद्धांत चतुर्वेदी मूवीज के नाम से नेटफ्लिक्स पे तो बहुत आती रहती है। खो गए हम कहाँ, खो गए हम कहाँ, ये मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें। उसमें ना दिखाया गया है कि हाउ अ सेन पर्सन कैन बिकम अ ट्रोलर, हाउ अ सेन पर्सन कैन बिकम अ हेटर। और हेटर बनना अपने आप में कितनी बड़ी नेगेटिविटी वाली बात है, कितनी बड़ी। और आपको पता है हमारी इस वीडियो में बहुत हेट आने वाली है, क्योंकि ये सीधा हमने उनको ना घर में घुस के मारा है, जो ये सब काम करते हैं। अब उनसे एक्सेप्ट नहीं होगा, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और इस वीडियो के स्क्रीनशॉट क्लिप्स देखना कहाँ पे जाके लोग डालेंगे, और उसके नीचे सोचेंगे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी शक्ल नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम शक्ल दिखा के बात कर सको हमसे। तुमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया और नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ ऐसे ट्रोलर और हेटर ही बने रहोगे। मतलब मेरा तो सिंपल मैसेज है भाई, आपने कभी
मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी को हेट कमेंट नहीं किया। मुझे भी बहुत कंटेंट पसंद नहीं आता यार, नहीं आता पसंद। किसके पास टाइम है कि कमेंट करो? हाँ, यार हटाओ। और बल्कि आप मेरे, अगर मैं आपको यूट्यूब कमेंट हिस्ट्री दिखाता हूँ अपनी, मेरे ज़्यादातर कमेंट्स किसी की भी पोस्ट पे, चाहे वो 100 सब्सक्राइबर वाला बंदा है, चाहे वो भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा है, हमेशा अप्रिशिएटिव ही रहेंगे। बिल्कुल। अगर कहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे एक हमारे सार्थक गोस्वामी जी है, वो संडे शो करके चलाते हैं, आज भी उनका एपिसोड आएगा। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई उस व्यक्ति का, जिस तरीके से प्रेजेंट करता है न्यूज़ को, अगेन फनी तरीके से बड़ा प्रेजेंट करता है। तो मुझे उसकी एक बात अच्छी नहीं लगी थी कि वो क्रिप्टो विप्टो को बहुत प्रमोट कर रहा था बीच में, क्रिप्टो ऐप को, और वो गलत तरीके से प्रमोट कर रहा था कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आप टॉप ट्रेडर्स को कॉपी कर सकते हो या समथिंग लाइक दैट, जो मुझे लगा था कि उसके लेवल पे अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उसके लेवल पे जब वो बोल रहा है तो वो बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है और बहुत लोगों के पैसे डूब सकते हैं। तो मैं उसे वीडियो में कॉल आउट किया था, शायद उसने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, और बहुत उससे बहुत हम्बली, ऐसा नहीं कि भाई मैंने उसको डाउनग्रेड कर दिया और ख़त्म कर दिया और ये गलत है और ये तो दुष्ट है और इसको ये करना ही नहीं चाहिए, नहीं। मैंने उससे बल्कि रिक्वेस्ट मोड में बोला कि भाई यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, और आपका इन्फ्लुएंस है यंगस्टर्स पे बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, राइट। तो यार हम तो नहीं करते, मुझे लगता है आप भी कभी ऐसे नहीं करते होंगे, या कोई भी समझदार व्यक्ति भाई, मुझे अगर कोई कंटेंट पीस पसंद नहीं आया, और बहुत कंटेंट पीस होते हैं जो मुझे पसंद नहीं आते हैं, मैं क्लियरली भाई बस उसको देखना बंद कर देता हूँ, दैट्स इट। अगर मैं उस बंदे से बात कर सकता हूँ तो मैं उसे फीडबैक दे देता हूँ कि यार ये वाली चीज़ ना अच्छी नहीं लगी, राइट। मैं ये नहीं करूँगा कि भाई तू गलत, तेरे घर वाले गलत, तेरा करियर ख़त्म। और सबसे शायद मेरे शब्दों का चुनाव जो है वो बहुत गलत होगा, बट सबसे नीच हरकत ये होती है कि आप किसी के प्रोफेशन के लिए कुछ बोलते हो। यार हर कोई अपने प्रोफेशन में बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कोई चीटिंग कर रहा है, अनएथिकल काम कर रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कोई बंदा अगर जेन्युइन एफर्ट डाल रहा है, एक चाहे वीडियो शूट करने में, एक ब्लॉग लिखने में, एक सिंपल पोस्ट लिखने में, आप कौन होते हो उसको ट्रोल करने वाले? यार आपका हाथ सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि आप किसी को नीचे दबा सको, तो आप बहुत ही गलत व्यक्ति हो, बस दैट्स इट। सर एक क्वेश्चन पूछना है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आपकी मर्जी, आपको आंसर देना कि ऐसा मतलब कि बताते हैं कि आप सीए नहीं लगाते अपने नाम के आगे, तो कोई रीज़न है, मतलब कि क्या रीज़न है इसका? रीज़न बहुत सिंपल है यार, मैं आईसीए के साथ कुछ बातों पे एग्री नहीं करता हूँ, राइट। स्पेसिफिकली मैंने पहले भी एक दीपक पारेख जी के साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें बताया था स्पेसिफिकली हाउ दे, अच्छा चलो मैं बताता हूँ, उसके बाद चर्चा करूँगा इस पर, हाउ दे हैंडल स्टूडेंट्स इशू, राइट। मैं इतने साल से सीए फ्रेटर्निटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2005 से मैं एक स्टूडेंट था, राइट, बल्कि 2004 से मैं एक स्टूडेंट था। एनरोल तो 2004 में कर लिया था मैंने क्लास 12th के बाद, पहला एग्जाम मैंने नवंबर 2005 में दिया। तो अब लगा लो 20 साल हो गए मुझे इस फ्रेटर्निटी के साथ जुड़े हुए, जिसमें से 2011 ऑनवर्ड्स मैं आफ्टर क्वालिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ। मुझे स्टूडेंट्स के बहुत सारे पेन एरियाज़ ऐसे पता है जो रिजॉल्व नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पे मैं अप्रिशिएट भी कर दूँ आईसीआई को कि कुछ रिजॉल्व हो भी गए हैं। जैसे कि दीपक वाले पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि आईसीआई सजेस्टेड आंसर बहुत लेट निकालता है, किसी ने तो वो सुना है कि भाई तुरंत अब एग्जाम जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद निकलने लग गए दोबारा से। दिस इज़ अमेजिंग। अगर ऐसा काम होने लग जाए तो यार किसी को भी क्या नाराज़गी है। और मैं कहता हूँ कि मैं आपसे 100% परफेक्शन, किसी से भी 100% परफेक्शन मांगना बेवकूफ़ी है। जैसे ऑडिट में होता है ना, यू कैन ओनली गिव रीजनेबल एश्योरेंस, राइट, ऑडिटर्स कैन बी रिड्यूस ओनली टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। वैसा ही है, हम भी बस आईसीआई से यही चाहते हैं कि आप भी बस अपना जेन्युइन एफर्ट दिखाओ बस। अगर वो है तो यार बच्चा भी समझता है, टीचर भी समझते हैं, हर कोई समझता है। लेकिन जब जेन्युइन एफर्ट ही नहीं दिखता है तो वो भी हम समझते हैं कि जेन्युइन एफर्ट नहीं। अब जैसे सजेस्टेड आंसर अगर टाइमली निकालने शुरू कर दिया आईसीआई ने, इससे कितना खुश हुए हैं स्टूडेंट, सारे खुश हैं कि चलो भाई रिजल्ट आया, अच्छा आया बुरा आया, मेरे पास सजेस्टेड आंसर, आई कैन चेक इट आउट, राइट। पहले क्या हो रहा था, रिजल्ट आया, जब 30 दिन निकल गए उसके बाद सजेस्टेड आंसर आ रहे हैं। 30 दिन आरटीआई का पीरियड होता है कि अपने पेपर मंगाने, वो सारा पीरियड जो होता है उसके बाद आ रहे हैं, तो उसका पर्पस डिफीट हो रहा था, राइट। ऐसे ही जैसे मैं अब एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर भाई आईसीआई से कोई सुन रहा हो, प्लीज़ मार्किंग स्कीम दे दो ना बच्चों को। मार्किंग स्कीम में ऐसा क्या है जो नहीं मिल रही है बच्चों को? हम एक तरफ से हमारे प्रोफेशन में हम लोग 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, राइट। दूसरी तरफ इन सब में से ट्रांसपेरेंसी निकलती है ना। कहा जाता है ना कि अकाउंटेंट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, हमें पढ़ाई जाते हैं ना प्रोफेशनल एथिक्स। दे दो मार्किंग स्कीम, बता दो कि भाई ये लाइन लिखने के इतने मार्क्स हैं, ये पॉइंट्स लिखने के इतने मार्क्स हैं। क्या इससे बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी होगी या बुरी होगी? अच्छी होगी। वो अच्छे से समझ पाएगा कि यार अच्छा मेरे को आंसर ऐसे लिखना है। आपको भी कई बार शायद आपके जूनियर्स मिलते हो, हमें तो भाई दिन रात मैसेज आते हैं, सर आंसर कैसे लिखना है, सर कैसे मार्क्स मिलते हैं, इसमें सारे पॉइंट लिखूँ क्या, इसमें 2 ही पॉइंट लिखूँ क्या, इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँ, एस्से का नंबर लिखूँ या ना लिखूँ, एस्से का नाम लिखूँ या ना लिखूँ। अगर ये बातें आईसीआई क्लैरिफाई कर दे तो हमारे पास बात नहीं आई पहुँचेगी।
ये किस चीज़ के कितने क्या मार्क्स मिलते हैं कि ये लिखना एग्जैक्टली चाहिए नहीं आपको मैं बताता हूँ, मार्किंग स्कीम एक बार लीक भी हो गई थी। कैसे लीक हो गई थी वो भी सुन लो। एक स्टूडेंट ने अपनी सीए फाइनल की ऑडिट की कॉपीज मंगाई और गलती से उसको कॉपीज की जगह मार्किंग स्कीम भेज दी। अच्छा, सोच के देखो आप, तो वो दे दो ना बच्चों को या बांट दो। क्यों कर रही है, मतलब आपको आपके मतलब लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगेन पता है क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑडिट में दो तरीके से देखी जाती है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। इट शुड अपीयर टू ऑल द रीजनेबल थर्ड पार्टी दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइंट, राइट। ऐसे ही जब आप आईसीएस में बोल रहा हूँ, जब आप मार्किंग स्कीम छुपा रहे हो तो एक रीजनेबली इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी क्या सोचेगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप दे दो ना मार्किंग स्कीम, हमारा आपके ऊपर विश्वास मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। आप बच्चे के हाथ में भाई जैसे ही पेपर खत्म हो मार्किंग स्कीम निकाल दो, बच्चा इवैल्यूएट भी कर लेगा। अब तो वैसे 3 महीने होते हैं उसके पास कि यार मैंने तो ये आंसर लिखा था, ओके मैं लगभग 50 से 60 के बीच में स्कोर कर रहा हूँ, चलो अगला ग्रुप तैयार करता हूँ, राइट। या फिर मैं तो भाई फेल हो रहा हूँ, मैं दोबारा से ये ग्रुप तैयार करता हूँ। ही विल बी इन अ पोजिशन टू टेक अ बेटर डिसीजन। तो अगर ये मार्किंग स्कीम बच्चों के हाथ में लग जाए, आईसीआई जहाँ तक मुझे पता है बोलता है कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। भाई कौन सा बच्चों का डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं है जो पूरे मार्केट में घूम रहा है? बच्चों के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़ कैसे जा रहे हैं? वो कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है। तो ये 2-3 चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है कि भाई आईसीए फुलफ़िल कर दे तो बहुत ही अच्छा है। रिगार्डिंग मी कि मैं सीए क्यों नहीं यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है कि यार बच्चों को सर्व करे आईसीआई। हमारा क्या है, हमारा तो भाई जो करना था, जो होना था वो हो गया, राइट। एंड जैसे सजेस्टेड आंसर में आईसीए ने बात मानी है, वैसे 2-3 चीज़ें और हैं। स्पेसिफिकली मार्किंग स्कीम वाली बात है, अगर आईसीए वो मान जाता है भाई, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं अपनी मेंबरशिप ज़रूर वापस, मुझे बहुत बुरा लगता है यार, सोचो ना, मुझे फीस पे नहीं हो रही। मुझे हर जगह जाके क्लैरिफाई करना पड़ता है, प्लीज़ मेरे नाम के आगे सी मत लगाना, क्योंकि पीपल नो मी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। हर जगह पे जाता हूँ, इंट्रोडक्शन में चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दिया जाता है, फिर मैं उनको क्लैरिफाई करता हूँ, नो सर प्लीज़ डोंट यूज़ द वर्ड सीए, अभी मेरे पास मेंबरशिप नहीं है। वो पूछते हैं क्यों नहीं है, मैं नहीं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ बस नहीं है, अभी मैंने मेंबरशिप नहीं ले रखी है, राइट। आई थिंक कुछ लोग तो डाउट भी करते होंगे फेक तो नहीं है बट ठीक है यार, मुझे लगता है कि मेरा जो होना था वो हो गया भाई, और अनडाउटेडली मैंने जो कमाया है, जो किया इंस्टीट्यूट की वजह से किया है, राइट। बट और लोग इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इतना ही बुरा लग रहा है इंस्टीट्यूट तो पढ़ाना छोड़ दो, सी बच्चों क्यों पढ़ाना छोड़ दो? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आप, मतलब आप सोच के देखो, हम 1947 में बैठे हैं और भाई हम ब्रिटिशर्स की बुराइयां कर रहे हैं कि इंडिया को उन्होंने बेकार कर रखा है। अगेन मैं बहुत एकदम वियर्ड और बहुत एग्जैजरेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसका मतलब ये, अरे इंडिया छोड़ दो तुम, तुम्हें इतना ही बुरे लग रहे हैं ब्रिटिशर्स तो इंडिया छोड़ दो। क्यों छोड़ दो यार? तो वही है ना यार भाई मैं या कोई भी सीए फ्रेटर्निटी में मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने इंस्टीट्यूट की बुरा चाहता होगा। हम सब ने इससे कमाया है, हम सब इसकी वजह से हैं, राइट। एक हमें जो पावर मिली या जो हमें सम्मान मिला वो सब इसकी वजह से है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए भी बात भी ना करें, हम बात भी ना करें उसके लिए, फिर ये तो बेवकूफ़ी है। मुझे लगता है, और मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ भाई, मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ज़रूर करेगा। आप मेरी किसी भी वीडियो में देख लेना, मैंने हमेशा बोला इंस्टीट्यूट ज़रूर चीज़ों को सही करेगा, सूनर और लेटर। देर हो सकती है लेकिन ऐसा होगा नहीं कि चेंज ना करे, उसके पीछे भी रीज़न है। भाई चेंज नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। और कौन चाहेगा भाई इतना बढ़िया लीगेसी वाला इंस्टीट्यूट जो इतना 1949 से चलता आ रहा है वो ख़त्म हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। दे विल चेंज। आप देखो ना 3 बार पेपर होने लग गए, क्यों? इंटरनेशनली देख लो, CFA में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 बार होते हैं और ACCA में शायद 4 बार होते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 4-4 बार पेपर होते हैं। सिलेबस में MCQs आ गए, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। क्यों? आप देख लो ACCA के सारे पेपर जो है वो स्किल लेवल तक के MCQs बेस्ड होते हैं, और फाइनल लेवल पे तो उनका जो पेपर होता है AA का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 100 नंबर की एक ही केस स्टडी दे देते हैं, और केस स्टडी पहले आपके घर पे पहुंच जाती, पढ़ के आना। आप क्या, क्यों रटवाना पड़ रहा है? आप समझ रहे हो? आप मुझे दे दो भाई ऐसा सिलेबस बना के मैं एक भी चीज़ ना रटवाऊँ, मैं तो सिर्फ समझाने में विश्वास रखता हूँ, मेरा तो कोर है भाई, मैं तो समझाऊंगा। तो पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूट सही डायरेक्शन में धीरे धीरे चल रहा है, बस थोड़ा फास्ट चले, अच्छे से चले, बच्चों की हेल्प करे। और मैं यार बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इंस्टीट्यूट के सामने, मैं कुछ हूँ ही नहीं, छोटा व्यक्ति का मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके सामने। बस मैं अपना गुस्सा थोड़ा शायद इस तरीके से दिखा सकता हूँ ना कि यार प्लीज़ बच्चों के लिए कर लो भाई, नहीं तो मेरे बस में जो है मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, मैं वो नहीं करूँगा। तो बस वही है भाई, और कुछ नहीं है। अब इसको कई लोग पॉजिटिव लेते हैं, कई लोग नेगेटिव लेते हैं कि इंस्टीट्यूट की बुराई कर रहा है। भाई बुराई तो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट सुधरे, इम्प्रूवमेंट। और कौन नहीं चाहता? आप देखो, मेंबर से बात करके देखो, आप जो मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के,
वो भी चाहेंगे, वो भी हश हश करके बात कर रहे होते कि ये गलतियाँ ये ठीक होनी चाहिए, ये गलतियाँ ये ठीक होनी चाहिए। तो क्या उनको क्या बोले, इंस्टीट्यूट छोड़ दो, अब तुम मेंबरशिप छोड़ दो, या तुम भाई इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट हो, अब तुम्हें रहने नहीं चाहिए इसका पार्ट, इसके बुरा ही बोल रहे हो तुम? नहीं यार, हर कोई, कौन है जो इंप्रूवमेंट नहीं चाह रहा इंस्टीट्यूट की, मुझे बताओ। कौन है जो अपनी फेटर्निटी की इंप्रूवमेंट नहीं चाह रहा? हम भी वही चाह रहे हैं, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स इट। अभी ICF फरीदाबाद में एक सेमिनार था, पता नहीं क्या, तो वो कह रहे थे नीरज सर, नहीं कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस, तो बोल रहे थे कि नीरज सर को बुलाना है क्या। मैंने को बुलाओ, कह रहे यार वो नहीं आएंगे, ऐसे कुछ करके मैंने कहा भाई बुला। नहीं, मैं अभी गया था फरीदाबाद ब्रांच पे, गया था मैं, अभी बुलाया था रिवीजन कुछ, तो मैंने, अब ये भी देखो कितनी बड़ी विडम्बना है, एक तरफ इंस्टीट्यूट बोलता है कि टीचर्स को नहीं बुलाना है और एक तरफ सारे टीचर्स को ही हाँ, बुला लेते हैं, राइट? ये भी है, राइट। और मेरा नाम जाते तो तुरंत मना कर देते, मैं तो, मुझे लगता है मैं ब्लैक लिस्टेड टाइप हूँ, बट इस बार मुझे इंस्टीट्यूट ने बुलाया। भाई मैंने 4 बार कंफर्म किया कि मुझे बुला रहे हो ना, रिवीजन करानी है ना बच्चों को, तो मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली गया, मैं अच्छे से यार काम करके आया। अब जैसे मैंने उसे पोस्ट डाले, फिर कुछ लोग आ गए, तुम तो इंस्टीट्यूट की बुराई करते हो। अरे भाई मैं बुराई नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या कमियां हैं, उसे कैसे सुधारना है। आपके घर में कमियां होगी और आप नहीं बात करोगे तो कभी नहीं सुधरेंगी, राइट? वो कह रहा है कि आप तो बुराई करते हैं, पढ़ाने कैसे चले गए इंस्टीट्यूट में? मैंने कहा भाई पहली बात, मैं कोई बुराई नहीं करता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ इंप्रूवमेंट क्या करनी है। दूसरी बात, भाई मैं बच्चों को पढ़ाने गया हूँ, बच्चे बोलेंगे पढ़ाने आओ तो मैं जाऊँगा, बस दैट्स इट। कोई मैंने वहाँ से 1 रुपया चार्ज नहीं किया, बल्कि अपने पैसे लगा के गया था भाई, अपने खर्चे पे गया था, जो किया अपने पैसों से किया और वहाँ जाके बच्चों को पढ़ा के आया, दैट्स इट। 1 रुपया अगर कोई बोल दे मैंने रिवीजन क्लास के लिए लिया था, मुझे बता देना, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई ऑनरेरियम नहीं, नथिंग डूइंग। और कई लोग ये बोलना चाहते हैं कि भाई फेम के लिए गए थे दोस्त। मैं बात कैसे समझाऊं कि अब वो चीज़ें जा चुकी हैं यार, ना मैं पहले फेम के लिए जाता था, ऊपर उठ चुके हैं अब वो चीज़। यार वहाँ मुझे 100 बच्चे आए थे, मैं यूट्यूब पे लाइव गया था, वहाँ पे 1200 बच्चे थे। तो फेम वेम वाले जो क्वेश्चन उठाते हैं ना, आई थिंक इन्होंने अभी समझा ही नहीं है कि फेम होती क्या है। और आपको बुलाया ही इसलिए जा रहा है कि आप फेमस हो, ना कि इसलिए कि आपको फेम चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। जब हम लोग इंस्टीट्यूट पे, हम लोग जब रिफॉर्म्स की बातें भी करते थे, तो लोग बोलते थे फेमस होने के लिए कर रहे हैं। मैंने बोला फेमस होने के लिए नहीं कर रहे, फेमस है इसलिए कर रहे हैं। हम फेस हैं इस फ्रेटर्निटी का बच्चों का, तब हम जाके कर पा रहे हैं। बहुत सुना यार मैंने उस समय बच्चों से, और उस समय मेरी मेंटल हेल्थ पे इतना इम्पैक्ट आया, खासकर कोविड के टाइम पे। लेकिन अब मेरी स्किन इतनी थिक हो गई ना, इतनी ज़्यादा थिक हो गई, आपको तो कोई कुछ बोल के देगा सीधा ब्लॉक, ऐसी तैसे में जाओ भाई तुम अपनी, मेरे को अपना काम कर रहे हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किसी बच्चे के साथ गलत नहीं कर रहा, मैं भाई किसी को कोई गलत नहीं बोल रहा, मैं फेक काम नहीं कर रहा, मैं फेक रिव्यूज़ नहीं डलवा रहा। मेरी क्लासेस में अपना, मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम अपने आप को रगड़ रही है अपना बेस्ट देने के लिए। आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या फीचर्स हमने ऐड कर रखे हैं क्लासेस के अंदर। रैंडमली जाके किसी भी क्लासेस से कंपेयर कर लो, रैंडमली, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, स्टार्टअप कल्चर हो, इंडिविजुअल कल्चर हो, हम ए ही निकलेंगे, मतलब हम उनसे आगे ही निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ दी फीचर्स वी आर प्रोवाइडिंग, कम नहीं निकलेंगे। जब मैं इतना काम भाई अपने लिए कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ, तो भाई मैं किसी के फालतू के क्रिटिसिज्म, फालतू का क्रिटिसिज्म, नॉट वैलिड क्रिटिज्म, अगर फालतू का क्रिटिज्म मैं क्यों लूँ, क्यों मैं किसी से हेट लूँ, क्यों मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी वेटरनिटी के लिए फालतू क्यों सुनूँ भाई, सिंपल। सर थोड़ी सी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं CA स्टूडेंट जो कि हूँ ऑब्वियसली, तो अगर जैसे मेरी ऑन एन एवरेज CA की जो स्टाइपेंड होता है वो 8-10 हज़ार लगा लेते हैं अप्रॉक्स। तो अगर किसी को कुछ इन्वेस्टिंग टाइप स्टार्ट करनी हो तो वो कहाँ से क्या स्टार्ट कर सकता है कि अगर 8-10 हज़ार है उसमें से 4-5 हज़ार कन्विंस लगा लो, राइट, तो बचा वो कैसे करना चाहिए? देखो भाई, सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ कि कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आज अपने बच्चों को गाइड करता, जो मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक 12 साल की है और एक अभी बहुत छोटी, वो 5-6 साल की है, तो अगर मैं अपनी 12 साल की डॉटर को गाइड करता और वो भी आपके एज की होती और वो CA कर रही होती और उसको स्टाइपेंड मिल रही होती, तो मैं उसको सबसे पहले बोलता कि मिष्टी नाम है उसका, बोलता कि मिष्टी पहले बेटा इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा पैसे कमा के दिए वो मेरा स्किल था। आपका स्किल इतना बड़ा मल्टी बैगर है। मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग की दुनिया में ऐसे स्टॉक को बोलते हैं जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देता है, 10 टाइम्स रिटर्न देता है, 100 टाइम्स रिटर्न देता है। तो आपका स्किल आपके लिए मल्टी बैगर है। दुनिया को जो चीज़ चाहिए अगर वो आपके पास है, उससे ज़्यादा कमाई आपको कोई चीज़ नहीं करके दे सकती। सो रूल नंबर 1, एज अ यंगस्टर, इवन एज अ 35 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, प्लीज़ कीप इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स, क्योंकि वो आपको एक्टिव इनकम करके देंगे, वो आपको पैसा कमा के देंगे, राइट? जैसे आपका स्किल है वीडियोस बनाना, आई एम श्योर कि आप अपने स्टाइपेंड के साथ वीडियो से भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो, राइट? तो वो आपको देख रहे हो एक एक्स्ट्रा एज दे रहा है बाकी सब बच्चों से। अब इसमें भी एक बात मैं प्रिकॉशनरी एक चीज़ बोल दूँ, कब ये नहीं करना है कि शुभम को देखा भाई सबने वीडियो बनानी शुरू कर दी। आपका अपना स्किल हो सकता है, आप
आप अगर गिटार बजाना भी सीख रहे हो ना, पियानो बजाना भी सीख रहे हो, आप म्यूज़िक बनाना भी सीख रहे हो, वो भी एक स्किल है, राइट? अपने स्किल पे इन्वेस्ट करो, उसके लिए आपको कुछ कोर्सेज करने हैं, कोई आपको क्लासेस अटेंड करनी है, कुछ भी करना है वो करो भाई, क्योंकि वो स्किल ऐसा है, जैसे कि इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो ना, मैंने खुद इन्वेस्टिंग पे इतने सारे कोर्सेज किए हैं, आज वो मेरे को बहुत सारा पैसा बना के दे रहे हैं, राइट? लेकिन मैं अगर शुरू से ऐसे सोचता बस भाई बस टिप लेके इन्वेस्ट कर दूँ और ये कर दूँ और वो कर दूँ, तो शायद मैं उतना कुछ ना कर पाता। रूल नंबर 1 इज़, आप पहले देखो कि क्या आपके स्किल में ऐड ऑन करने के लिए आपके पास क्या चीज़ है, उस पर इन्वेस्ट करो, राइट? और उसके बाद भी अगर आप स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर लेना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, माय हम्बल सजेशन विल बी, मैं ना चार्ली मंगर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपने देखा हो मेरे वॉलपेपर पे भी, मोबाइल पे भी चार्ली मंगर साहब की फ़ोटो है, राइट? एंड चार्ली मंगर क्या बोलते हैं? चार्ली मंगर बोलते हैं कि देखो भाई, क्या करना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। वो बोलते हैं इन्वर्ट इन्वर्ट इन्वर्ट, ऑलवेज उल्टा करके सोचो। इवन उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई इंडिया को महान कैसे बनाना है, तो आप ये देखो कि इंडिया को फेल होने से कैसे रोकना है, क्या नहीं करना है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैं स्टूडेंट्स को ये ज़रूर गाइड करूँगा कि क्या नहीं करना है आपने। नंबर 1, जल्दी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि बस भाई मैं इंटरमीडिएट के साथ ही 1 लाख रुपए और कमाना शुरू कर दूँ, यहाँ से साइड इनकम हो जाए, वहाँ से साइड हसल हो जाए, ये इनकम आ जाए, वो इनकम आ जाए। नंबर 2, ट्रेडिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। फ्यूचर ऑप्शंस जो भी है ना, जिस भी तरह की ट्रेडिंग है, दूर रहिए उससे, क्योंकि ये आपका दिमाग ख़राब कर देगी, आपको ख़त्म कर देगी अंदर से, बिल्कुल फिनिश कर देगी, राइट? आप सोचोगे कि आप स्किलफुल हो। मैं अभी आपके आने से पहले ये बुक पढ़ रहा था, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसके चैप्टर 1 की कमेंट्री में पढ़ रहा था, और इसके चैप्टर 1 की कमेंट्री में 2 ही पैराग्राफ पढ़े मैंने, और जैसे क्या बोलूँ मैं, जैसे मुझे कभी कभी कोई चीज़ पढ़ के ना ऐसे ऐसे गूज बम्प से हो जाते हैं, यार क्या बात लिख दी यार, क्या कमाल की बात लिख दी, और कितनी सिंपल बात लिखी थी। आपने ना स्पेकुलेटर नहीं बनना है। एक स्पेकुलेटर कौन होता है? जो सट्टा खेलता है, जो स्पेकुलेट करता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। स्पेकुलेटर ऑलवेज लूजेस, ऑलवेज। हो सकता है वो 1-2 बार जीत जाए, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमेशा, आप कभी भी किसी स्पेकुलेटर का अकाउंट उठा के देख लेना, वो हारा हुआ मिलेगा आपको। क्यों? आप कभी अगर कसिनो जाएँ, कभी गोवा जाएँ, या कभी आप गैम्बलिंग करी हो आपने, कभी लॉटरी खरीदी हो आपने, द हाउस नेवर लूजेस। लॉटरी खिलाने वाला कभी भाई साहब आपको गरीब नहीं दिखेगा, लॉटरी खेलने वाला आपको हमेशा गरीब दिखेगा, राइट? तो आपने कभी भी ये ट्रेडिंग इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अगर 500 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहते हो महीने के, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा कि भाई ज़रूर करें। अगर 500 भी कर रहे हैं तो करें, और वो 500 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करें? सिंपल प्यारे से अच्छे से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। और कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, अभी लगता है कि यार मेरा पूरा फोकस पढ़ाई, पहली बात तो आपका पूरा फोकस आपके करियर पे है, तो उसके साथ आप इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे सिंपल, उसे मैं बोलता हूँ सुंदर सुशील टिकाऊ जगह है वो, जहाँ पे आप 500 रुपये महीने से शुरुआत कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, आफ्टर इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स, वॉट एवर अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट, प्लीज इन्वेस्ट, स्टार्टेड फ्रॉम 500 रुपीज़, इवन इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज़, इन्वेस्ट इट। वाई? इससे आपका ना मार्केट में इंटरेस्ट आ जाएगा, यू विल बिकम द स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। आपको पता रहेगा कि अच्छा ये मूवमेंट हो रही है, मैं देख रहा हूँ इसको, राइट? एंड ग्रेजुअली आपके जो 100 रुपये ना, आपको लग रहा होगा 100 रुपये से क्या बवाल हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। ये 100 रुपये जब आप आज से 30-40 साल बाद देखोगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और आपके इनिशियली लगाए हुए पैसे की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है लास्ट में। अब यहाँ पे ट्रोलर्स को भी जवाब दे दूँ मैं, अब मुझे सारा एक्सपीरियंस हो गया ना कौन सी बात पे क्या कमेंट आने वाला है। तो कमेंट आएगा, अच्छा 100 साल, 40 साल बाद 100 रुपये की वैल्यू क्या होगी, इन्फ्लेशन हो गई होगी, ये हो गया होगा। अरे मेरे भाई, आप इन सब चक्रों में पढ़ के ना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इक्विटी से जो रिटर्न एज्यूम करना चाहिए वो 12% के आसपास का करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मिल जाए वो बोनस है। आपकी इन्फ्लेशन 6-7-8% के आसपास रहती है, तो वैसे ही इन्फ्लेशन को ईयर ऑन ईयर 3-4% से 5% से बीट करते हुए चल रहे हो ना, और ये 3-4-5% का जो डिफरेंस है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 30 ईयर्स इतना बड़ा बन जाता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर दोगे, आप वेल्थ क्रिएट कर जाओगे। तो ये अगेन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि हर किसी को आजकल क्या चाहिए ना, जल्दी पैसा कमाना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और मैंने बात गुरमीत चड्डा जी से सुनी थी, आई होप मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ इट विल टेक 20 ईयर्स, मिनिमम 20 साल आपको लगेंगे। इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ फास्ट इट विल टेक 30 ईयर्स, क्योंकि पहले 10 साल आपको ये सीखने में लग जाएंगे कि जल्दी वेल्थ नहीं बनती है, वो आपने वेस्ट कर दिए। तो शांति से आप अभी पढ़ाई करें, एक सिंपल सरल म्यूचुअल फंड के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी स्टाइपेंड के पैसों से, जो भी आपका कन्वेंस जाता है, आपका कुछ बच्चे हो सकता है हॉस्टल में रहते हो, कुछ का फूडिंग का भी हो,
तो वो सारी चीज़ें आप फुलफिल करें। उसके बाद ये सोचिए आपके स्किल पे आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट पैसा वही है जो अपने स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो बच जाता है, प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर 100 रुपये कर सकते हो 100 रुपये करो, 200 कर सकते हो 200 करो, 500 कर सकते हो 500 करो, 1000, 10,000, 15,000, ऊपर तो कोई लिमिट है ही नहीं। बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड एज अ बिगनर एंड ग्रेजुअली लर्न अबाउट एक्टिव म्यूचुअल फंड। इन्वेस्ट करो एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर, हो जाएगा काम बस। अब ये सिंपल बात है, समझ नहीं आएगी लोगों को, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, पीपल आर लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट एवरीवेयर। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइफ में एक मेरा एक्सपीरियंस है शुभम, कि जितनी भी चीज़ें मैटर करती है ना आपकी लाइफ में, उनमें एक्साइटमेंट होती नहीं है, दे आर बोरिंग। अब बात करते हैं कि अगर आप बताना चाहो तो कार्स कलेक्शन अगर आपकी क्या क्या है। यार ये मेरा बड़ा ना वीक पॉइंट टच कर क्रेडिट लिया कार्ड्स आपने। छोड़ी, अच्छा। गाड़ियों का शौक है यार मुझे ना, और मुझे लग्जरी कार्स का शौक नहीं है। मुझे शौक है 4x4 व्हीकल्स का, मुझे शौक है ऑफ रोडिंग का, रफ व्हीकल्स का। इवन आज मेरा एक ऑफ रोडिंग इवेंट था, मैं उस पर गया नहीं क्योंकि कल शाम को एक फैमिली फंक्शन था, तो उसमें बहुत लेट हो गया। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया भी था शायद, एक ऑफ रोडिंग इवेंट है मेरा, और वहाँ की फ़ोटोज़ आई तो मैं बहुत जल रहा था देख के भी कि यार इतने अच्छे अच्छे इन्होंने ऑफ रोडिंग करी है। सो मैं बहुत खर्चा करता हूँ गाड़ियों पे, मैं किसी को कभी गाइड नहीं करूँगा कि भाई तुम भी करो। आपको जो चीज़ पसंद है वो करो, और जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो करो, राइट। अननेसेसरी लोन लेके खर्चा करके आप प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। मेरे पास भाई बाय गॉड्स ग्रेस मैंने जो अर्न किया, मैं अब उसके हिसाब से एंजॉय कर रहा हूँ, राइट। सो रिगार्डिंग कार्स, क्या जानना चाहते हो आप गाड़ियों के बारे में? कितनी है, क्या है? कितनी है? सो मेरे पास, मेरी वाइफ के पास है एक गाड़ी i20, वो चलाती हैं, वो हमारी घरेलू गाड़ी है, लोकल। देन वी हैव जिमनी, एक बहुत ही केपेबल ऑफ रोडर है। मैं जिमनी का नाम लेता हूँ, मेरे को अंदर से एकदम गूज बम्स आने लग उसको जाते मैं हैं। मिनी थार बोलता हूँ। नहीं, वो एक्चुअली उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा। थार के साथ उसका कंपैरिजन करना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मुझे लगता है। एंड जिमनी इज़ अ वेरी डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल। उससे चलाने में जो मज़ा आता है, उससे ऑफ रोडिंग एंथुजियास्ट से आप किसी से मिल लो, आज की डेट में आई थिंक दे आर प्रेफरिंग जिमनी ओनली। थार कोई प्रेफर नहीं करता ऑफ रोडिंग के लिए। थार थोड़ा हवाबाजी वाली गाड़ी है, राइट। एंड मज़े की बात देखो ना कि थार जो आपको सड़कों पे दिखती है वो 4x4 होती नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो 4x4 थार लेते हैं, राइट। जिमनी बाय डिफ़ॉल्ट इज़ अ 4x4 कार। उसमें आपका ऑप्शन ही नहीं है कि आप एक नॉन 4x4 जिमनी ले सको, राइट। तो जिमनी मेरे को वन ऑफ द बेस्ट कार्स लगती है अपनी, राइट। छोटी है, इजी टू ड्राइव है, आपको अभी ड्राइव पे ले चलूँगा, मैं ऑफ रोडिंग करवा के लाता हूँ अभी जिमनी में बिठा के, राइट। एंड उसके बाद आई हैव वन फॉर्च्यूनर, वो भी 4x4 है, राइट। उसको तो लेते ही मैं, जैसे मैंने बाई किया था मैं तुरंत ऑफ रोडिंग पे ले गया उसको। एंड लोग भी बड़े डिस्टर्बिंग उससे देख रहे थे कि यार ये अभी तो टेम्परेरी नंबर प्लेट है, कहाँ कुदा रहा है इस गाड़ी को। एक हाईलेक्स है मेरे पास, वो भी 4x4 है। बट मैं फिर बोलूँगा इन तीनों गाड़ी में जो केपेबल ऑफ रोडर है ना, दैट इज़ जिमनी। जबकि तीनों गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए है, बट जिमनी का जवाब नहीं है, राइट। एंड आप किसी भी अब आप हिमाचल जाओ, आपको वहाँ पे जिमनी दिखेंगी सारी। मैं जिन ऑफ रोडिंग ग्रुप्स का मेंबर हूँ, राइट, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो संडेज़ को और ऐसे इवेंट्स रखते रहते हैं ऑफ रोडिंग के, उनमें सबके पास आपको जिमनी दिखेगी। मोस्ट ऑफ देम हैव जिमनीज, राइट। देन आई हैव वन कार सुपर्ब, जिसका स्कॉडा सुपर्ब, वो मैं बिल्कुल नहीं चलाता हूँ, बस हाँ वो सिडान है, वो बस लेके रखी हुई है। कभी कभी मेरी सिस्टर ड्राइव करती है उसको। वो बहुत डेलिकेट सी गाड़ी लगती है मुझे कि भाई अरे इसे तो आराम से चलाना है, इसलिए मैं उसे नहीं चलाता हूँ। तो बस यार यही है कार्स, दैट्स इट। सर ऐसा कोई मिथ जो कि लोगों का आपके प्रति है, कोई एक मिथ? आई थिंक सबसे बड़ा मिथ यही है कि भाई मैं क्लास में सिर्फ रटवाता हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता यार कि, मतलब मुझे, मेरा मानना है 95% बच्चे, 95% लोग इस दुनिया में बहुत अच्छे हैं। 4% कन्फ्यूज्ड हैं, और 1% होते हैं जो आपको बहुत कोर हेट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप उनसे बहुत आगे निकल गए हो, या इसलिए कि वो कुछ नहीं कर पाए जीवन में। तो ठीक है बस। सर अपने आप को अगर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना तो क्या करोगे? टीचर, दैट्स इट। सर आपका बिगेस्ट मेंटोर ऑफ लाइफ, भाई इनको तो मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ यार, ये यार मैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, ये मेरी एक खास बात है। मेरे बड़े से बड़े मेंटोर भी होंगे, वो जो बात बोलेंगे मैं उसको वेट ज़रूर करूँगा, मैं उसको चेक ज़रूर करूँगा, मैं तभी फॉलो करूँगा, राइट। मेंटोर बहुत है लाइफ में, एक नहीं है, बहुत सारे रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ऑब्वियसली वो सबके पहले मेंटोर वही होते हैं। देन उसके बाद टीचिंग में बोलूँ तो मैंने अजय जैन सर से बहुत इंस्पिरेशन लिया है, बहुत ज़्यादा।
दीपक गुप्ता सर, जिनका नाम शायद कोई भी नहीं जानता होगा, और ये बड़े दुख की बात है कि हम उस टीचर को नहीं जानते जो जो ना एक टीचिंग के लिए एक बेंचमार्क होने चाहिए थे, राइट। मतलब उनकी आप बुक्स देखोगे, उनका पढ़ाने का तरीका देखोगे, मैं फ़ैन हूँ उस व्यक्ति का। मैं उनसे पढ़ा नहीं हूँ, बस मैं खुशकिस्मत रहा कि मैं उनसे डायरेक्टली टच में हूँ, आज भी मैं उनसे बात कर पाता हूँ, और मेरा फ़ोन वो उठा लेते हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और कभी भी गाइडेंस चाहिए होती है दे देते हैं, राइट। तो वो एक मेरे लिए एक मेंटोर फिगर वो रहे हैं, राइट। सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है, वो टीचर्स हैं जिनके साथ मैं टच में हूँ, जिन्होंने मेरी हेल्प करी है या जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। तो अजय जैन सर का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था पढ़ाने का, डीजी सर का डेप्थ मुझे बहुत पसंद था पढ़ाने का, दीपक गुप्ता सर का, राइट। मेरे जो आर्टिकलशिप के दौरान मुझे जो मेंटोर मिले, स्पेसिफिकली मुनीश मल्होत्रा सर हैं, राइट। अब अगेन उनको कोई जानता नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत कुछ है यार। उन्होंने मुझे बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें सिखाई कि ऑफिस में कैसे क्या क्या मेंटेन करना होता है, राइट। तो वो हैं। एंड अगर मैं स्टॉक मार्केट में बोलूँ, इन्वेस्टिंग में बोलूँ, तो यार इन्वेस्टिंग में मेरे जो मेंटोर्स रहे ना, वो ऐसे रहे जो किताबों में ज़्यादा हैं। जैसे चार्ली मंगर, वॉरेन बफे, मैंने इनकी किताबों को पढ़ के, मॉर्गन हाउसल, इनकी किताबों से मैंने बहुत सीखा है, राइट। और भी बहुत लोग हैं, मतलब यार मैं तो पता है, मैं हमेशा अपनी वीडियो के बाद बोलता हूँ कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरा एक सीरीज़ आई थी मार्केट की बात ग्रो के साथ करके, तो उसमें मेरे को मौका मिला कि इस देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के साथ बैठने का, जो लाखों करोड़ों रुपए मैनेज कर रहे हैं। मैंने इसे लाखों करोड़ों, तो एक्चुअली में 1 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिला मुझे। आप सोच रहे हो कि उस समय मैंने क्या क्या सीखा होगा। तो सब मेरे मेंटोर हैं यार, चाहे वो एस नरेन साहब हैं, राइट। प्रशांत जैन जी के साथ, प्रशांत जैन को शायद आप जानते ना हो, वो HDFC में काफ़ी लंबे समय तक CIO रहे, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब राजीव ठक्कर जी के इंटरव्यूज़ को देख के बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत मेंटोर्स रहे हैं यार, और लाइफ में सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट ये वो कुछ लोग हैं जिनको मैं मेंशन ज़रूर करना चाहता था। इसके अलावा भी बहुत लोग होंगे शायद जिनको मैं मेंशन नहीं कर पा रहा, अभी याद नहीं आ रहे। बट यस, बहुत लोगों से सीखा है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत लोगों से। सर ये जो लाइन है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है सर? पता नहीं यार ये कहाँ से इंस्पायर्ड है। पहले बोलता था सीखना बंद तो जीतना बंद, हाँ, अपने आप ही निकला था वो। हाँ। तो किसी वीडियो के लास्ट मैंने बोल दिया ऐसे ही कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अच्छा, मैंने नोटिस भी नहीं किया कि कब चेंज हो। अच्छा ठीक है, कि मैंने क्यों, मतलब मैंने हाँ, कि बनाने के लिए नहीं मैंने आपने कभी बोला आज तक वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं लिखी शुभम। मैंने कम से कम 5-6 हज़ार वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पे, मैंने आज तक कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। और मैंने कुछ भी बोल देता था वीडियो के एंड में, बस याद कि कुछ आना चाहिए। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके पीछे में बाद में जब मैंने देखा तो कहाँ कहाँ लिखी हुई है लाइन। तो मैं पहले सीखना बंद तो जीतना बंद बोलता था, 1-2 वीडियो मैंने बोला, किसी बच्चे ने नोट कर लिया। तो फिर मैंने तीसरी वीडियो में जब नहीं बोला, उसने बोला सर इस बार आपने सीखना बंद तो जीतना बंद नहीं बोला। तो मैंने कहा अच्छा, ये भी बोलना था क्या? ये बोला था क्या? मैंने जाके चेक किया, अरे हाँ बोला हुआ था। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। अब वो इतना पॉपुलर हो गया कि अब कहीं भी जाके बोलो सीखना बंद, तो सब लोग बोलने लग जाते जीतना बंद। फिर किसी बच्चे ने बोला ऐसे पॉजिटिव कर दो, सीखना शुरू तो जीतना शुरू। मैंने कहा ये भी ठीक है यार, देखो बच्चों से सीख रहा हूँ मैं यार, ये मेरे मेंटोर हैं। तो मैंने कहा ये बात तो सही है कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। एंड देन नाउ वेन एवर यू विल गेट टाइम फॉर रीडिंग, आप चार्ली मंगर के बारे में पढ़िएगा, वो भी यही बात बोलते हैं, कीप लर्निंग। क्योंकि जो लर्न नहीं करते भाई, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे लगता है कि ये सब भाई स्टार्स मिलजुल के यही सिखाना चाहते थे मुझे कि भाई सीखते रहो। और मैं आज भी बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी आपकी ये बुक पढ़ रहे हो, और एक बाहर बुक खुली बाहर हुई थी। साइकोलॉजी ऑफ मनी रखी हुई है। हाँ। और मैंने अपने घर में हर तरफ एक ग्रिट रखी होगी, एंजेला डकवर्थ ने लिखी है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं रीड करता रहता हूँ। ये बुक पता है क्या, ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसने लिखी है? ये लिखी है बेंजामिन ग्राहम ने, जो वॉरेन बफे के गुरु हैं। आप सोच रहे हो मेरे हाथ में इस समय क्या है? वॉरेन बफे के गुरु द्वारा लिखी गई किताब। और मेरे और इनके बीच में और कोई नहीं है। आप समझो, मेरे और बेंजामिन ग्राहम के बीच में इस समय कोई नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। मैं डायरेक्टली उनके विजडम में झांक सकता हूँ एक किताब पढ़ के। और इससे बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है आपकी ज़िंदगी में? सोचो ना। वॉरेन बफे, चार्ली मंगर की एक बुक है एल्मनैक ऑफ चार्ली मंगर, वो पढ़ के देखिए। मतलब अलग ही लेवल का मज़ा आएगा आपको। और जो एक बार जिसको, ये भी एक लत की तरह है यार, ये भी एक ना नशे की तरह है। इसकी लत जिसको एक बार लग गई, आई थिंक वो बाहर नहीं आ सकता। एक किसी व्यक्ति के पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस एक बुक में मिल गया है। यस। आप सोचो ना, मतलब सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि जो उन्होंने, ये शायद 1930s में लिखी हुई बुक है, 1930s या 50s में, जो उन्होंने उस टाइम पे लिखा, मैं वही पढ़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं उनका अंश है इसके अंदर, कहीं ना कहीं उनका एक पार्ट है जो इस किताब के अंदर रह गया। और वो उसको मैं झांक पा रहा हूँ, उसके बारे में देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। इससे अमेजिंग चीज़ और क्या हो सकती है यार? तो ये बुक्स हैं जो आपको नॉलेज देती हैं, और ये बुक्स हैं जो आपको हमेशा सिखाती रहती हैं, जो आपको अनबायस्ड
चीज़ें सिखाती है, आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करती है, आपका थॉट प्रोसेस इम्प्रूव करती है। और मैं अपने हर बच्चे को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार पढ़ो यार, बुक्स पढ़ो प्लीज़, फॉर गॉड सेक। अपनी सीए की बुक के साथ और भी बुक्स पढ़ो। ये जो आपको बुक्स दिखी ना, जैसे रश्मि बंसल की किताब है यहाँ पे, कनेक्ट द डॉट्स, इनकी और भी बहुत सारी किताबें। एक बुक का नाम है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। वहाँ से मुझे, वो मेरी स्टार्टिंग की बुक है इसलिए मुझे याद आ गई। उन बुक से मुझे ना ऐसे लत सी लग गई पढ़ने की। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, एक किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक कनेक्ट द डॉट्स है। इवन इसके पीछे भी हिस्ट्री है, कनेक्ट द डॉट्स क्यों रखा है इन्होंने नाम, स्टे हंग्री स्टे फुलिश क्यों रखा है नाम। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड में कमेंसमेंट स्पीच दी थी 2005 में। उस स्पीच के लास्ट में उसने बोला था स्टे हंग्री स्टे फुलिश, और कनेक्ट द डॉट्स भी उसी स्पीच से निकला हुआ है। तो जब इवन स्टीव जॉब्स की आप वॉल्टर इसैक्सन ने बायोग्राफी लिखी है, आप उसको पढ़िए, क्या कमाल की चीज़ है। आप एक बार जब पढ़ लोगे ना ऐसी कोई बड़ी किताब, इवन सचिन तेंदुलकर की पढ़ लो यार, आप जिससे इंस्पायर्ड हो उसकी पढ़ लो, प्लेइंग इट माई वे। उनकी, आई एम कन्फ्यूज कि बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी क्या बोलते हैं, बेसिकली उनकी जो जीवनी है आप उसको पढ़ लीजिए, एंड आपको कुछ समय तो ऐसा लगेगा वो आपके साथ चल रहे हैं। सचिन के बारे में पढ़ो ना, कितना रेस्टलेस बच्चा था वो, और कैसे भाई कहाँ से क्या बनते हुए चले गए वो, राइट। स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ो कि एक व्यक्ति जो, जिसके पास खाना खाने के लिए नहीं होता था, वो इस्कॉन टेम्पल में जाके भाई साहब लंगर खाया करता था, नंगे पैर घुमा करता था। कैसे वो एक 20-21 साल की उम्र में एप्पल को फाउंड करता है, कैसे उसे एप्पल से निकाला जाता है, कैसे फिर वो जाके वापस एप्पल में आता है 97 में, और कैसे वो एप्पल को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की भाषा में टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कैसे लगाता है वो उसके अंदर। यहाँ से आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। आपके, मुझे ऐसा लगता है यार, मेंटोर्स, मुझे बुक्स का नाम ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने बुक्स से सीखा है शायद उतना ही किसी ने मुझे सिखाया हो। और कभी कभी क्या होता है, आपकी बुक में लिखी हुई एक लाइन ना आपको काफ़ी दिनों तक इम्पैक्ट करती है, और वो काफ़ी दिनों का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो प्लीज़ मैं तो चाहूँगा सब लोग बुक पढ़ें, और अभी आपको भी एक बुक दूंगा मैं, चलो आज आपका एक गिफ्ट मेरी तरफ से बुक ही रहने वाला है, ठीक है ना। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर मेरे चैनल पे आने के लिए। मतलब इतना कुछ सीखने को मिला ना, मतलब मज़ा आ गया कि इतनी सारी आपने बातें बताई, दिमाग सा खुल सा गया, मतलब खुल गया मेरा दिमाग पूरा। यार ये तो एक दूसरे को सिखाने वाली बातें हैं, और मैं तो चाहता हूँ भाई मैं जो भी सीखा हूँ वो पास ऑन हो मेरे स्टूडेंट्स के पास, और वो आगे पास ऑन करते रहे। और ऐसा हो भी रहा है, मेरे कई स्टूडेंट्स टीचर बन गए, जैसे शुभम है या अंकुश है, सब मुझसे ही इंटरमीडिएट में ऑडिट वगैरह पढ़े हुए हैं, एंड अच्छा लगता है सबको देख के। और अंकुश चिरमार सर ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि अब बस यार मैं जैसे जैन सर से पढ़ के आया और मैंने शायद उनकी कुछ बातें आगे बढ़ाई, अब मेरे स्टूडेंट्स मेरी बातें आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी चलती रहेगी यार लीगेसी, और कुछ ना कुछ अंश तो रह ही जाएगा। हम सबका एक हमारे स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट तो रहता ही है, और वो इम्पैक्ट आगे स्टूडेंट्स में जाएगा, वो इम्पैक्ट आगे जाएगा। तो इस तरह से एक टीचर बनने के पीछे, जो आपने बोला था कि 1 वर्ड में डिफाइन करो, तो टीचर बनने के पीछे जो अपना सेल्फिश मोटो है वो ये है कि आप अमर हो जाते हो, कि आपकी टीचिंग्स कहाँ तक जाएंगी आपको पता ही नहीं, आपकी टीचिंग्स कितने सालों तक चलती रहेगी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, है ना। सर मैं आपको ना एक टास्क देना चाहता हूँ प्लीज़, कि जैसे मैंने आपका ना प्रखर गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट देखा था 2021-22 में, नॉट कॉन्वर्जेशन विद नॉट अ सी ऐसे करके कुछ था, एक जूम मीटिंग थी। तो मैं चाहता हूँ आप अगर अभी उनको कॉल कर सको तो लेट्स सी कि अगर वो उठाते हैं या नहीं। उठा के क्या बोलना है प्रखर को? उनको ये सर मेरे को एक मतलब मेरे बकेट लिस्ट में है, हाँ, तो अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो तो लाइव मैं डेफिनेटली बात कर लूँगा। मुझे पता नहीं यार ये ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रिकॉर्डिंग में, दैट विल बी अ लिटिल ऑड। आई डोंट नो प्रखर कितना कंफर्टेबल होगा, मैं किसी को ऐसे बार्जिन करूँ वो सही नहीं है, बट मैं डेफिनेटली प्रखर से बात ज़रूर करूँगा। एंड प्रखर इज़ अ वेरी गुड गाय यार। देखो पता है क्या है कि अगेन मिसअंडरस्टूड है, हम भी मिसअंडरस्टूड है, हम भी मिसअंडरस्टूड है, आप भी मिसअंडरस्टूड हो, और किसी सोशल मीडिया पर्सनालिटी को आप समझ ही नहीं सकते हो, राइट। गलतियाँ उसकी भी होंगी, गलतियाँ हमारी भी रही है, और गलतियाँ आपकी भी रही होंगी, और हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं, दैट्स इट, है ना। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रखर को काफ़ी हेट मिलती है अननेसेसरली, अब पता नहीं क्या स्टेटस है, लेकिन बीच में कुछ ज़्यादा ही हेट जो है मिलने लग गई थी। एंड किसी को भी आप ना बहुत लिमिटेड, जैसे मैंने पहले बोला, लिमिटेड चीज़ें देख के आप उसे हेट करते हो तो आप बेवकूफ़ हो, राइट। आपको नहीं पता कि, और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ यार शुभम, कि प्लीज़ आप कभी भी कहीं पे हेट कमेंट कर रहे हो ना, सोचिए कि सामने वाले के माइंड पे आप क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया ये गलत बात लिख के या हेट कमेंट लिख के, मैं प्रखर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि आप जब भी कहीं पे हेट कमेंट लिखते हैं ना, सामने वाले की मेंटल हेल्थ आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
आप एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप जब प्रॉपर क्रिटिसिज्म दोगे ना, वो भी समझेगा। अगर शुभम की कोई वीडियो अच्छी नहीं है, या शुभम ने कोई बात अच्छी नहीं बोली है, मैंने कोई बात अच्छी नहीं बोली, या XYZ क्रिएटर ने कोई बात अच्छी नहीं बोली, आप रिस्पेक्टफुली अगर अपनी बात रखोगे, सामने वाला क्रिएटर बहुत अप्रिशिएट करेगा आपको कि यार हाँ यार जेन्युइन बात हो सकती है, ये बंदे ने बोला तो मैं ज़रूर सोचूंगा और मैं देखूंगा कि मेरी हद में ऐसे इंप्रूव करना है या नहीं है। लेकिन जब आप अननेसेसरली हेट कमेंट देते हो ना, तो आप सामने वाले की मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। फिर जब कोई गलत चीज़ हो जाती है, फिर आप हमें मेंटल हेल्थ पे लेक्चर मत दिया करो, क्योंकि आप ही हो जिसने किसी और की भी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करी है। उनको नहीं पता ना सामने वाला किस सिचुएशन में जूझ रहा है। किसी यार मैं एक कमेंट कर दिया, हाँ कमेंट कर दिया, आपको लगा आप बड़े हीरो, और वो कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को दिखा रहे हो, देख मैंने ये कमेंट किया है। तूने कोई अच्छा काम नहीं किया मेरे भाई। कुछ अच्छा काम करो, और कोई ऐसा काम करो जिससे आप लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट छोड़ पाओ, पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ पाओ, राइट। एंड येस, मैं एक बात इसके साथ हमेशा बोलता हूँ कि बस अनएथिकल काम मत करो। कोशिश करो कि भाई जितना एथिक्स के दायरे में रह के काम कर सको उतना एथिक्स के दायरे में रह के काम करो। कोशिश करो जितनी वैल्यू ऐड कर सको सामने वाले की लाइफ में उतनी वैल्यू ऐड करो। कोशिश करो कि किसी को बिना जाने जज मत करो। आपको नहीं पता कि वो क्या करके आया है, क्या नहीं करके आया है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत नहीं कर रहा है। अगर आप बहुत लिमिटेड नॉलेज से किसी को जज कर रहे हो तो आप अपने लिए भी गलत कर रहे हो, बाकियों के लिए भी गलत कर रहे हो। सर थैंक यू सर, राइट, चैनल पे आने के लिए। चलो और जी, इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। Great, थैंक यू, आपने yes. टाइम निकाला संडे को। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों से पेंडिंग था, मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा सर, भाई। जुलाई से पेंडिंग था सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं सॉरी भी बोलना चाहता हूँ कि एक बार पहले मैंने डेफर किया इस चीज़ को। नहीं कोई एंड अगर अच्छा लगेगा आपके ऑडियंस को, दोबारा बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बिल्कुल। हाँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंड आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। डू कमेंट बिलो कि मैं अपने पॉडकास्ट में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। एक जेन्युइन फीडबैक मैं आप लोगों से चाहता हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक दिस वेरी बिग। सो जस्ट लाइक मी, improve daily, give your 100%, study well, prepare hard with the help of lifelong learners. Link is in description. Don't forget to check this out. मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। खामोश है सफर की जुबान, और हम भी नहीं होश में।